तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है पाइथन रिवीजन टूल है जो ये बहुत सही रहेगा जो 11th में बच्चे उनके लिए है जो चाहते हैं एकदम फास्ट रिवीजन चाहते हैं उनके लिए बहुत सही है। और ये चैप्टर आधा कंप्लीट हुआ है। और जो 12th में अभी हाल फिलहाल में जो बच्चे गए हैं जो 12th क्लास में गए हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद ये लेक्चर रहेगा, क्योंकि इसमें पूरा मतलब 11th का कहा जाए तो हाफ सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो होगा आपका हाफ सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत फास्ट रिवीजन है। तो इसलिए है कि जो 11th में बच्चे हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं और वो अपना जो भी रिवीजन है बहुत तेज़ फास्ट कर सकते हैं उसको और बहुत तेज़ी से रिवीजन उनका हो जाएगा। और दूसरी बात कहा जाए तो जो 12th में बच्चे अभी हाल फिलहाल में गए हैं वो चाहते हैं कि 11th का रिवीजन हो जाए, लंबा वीडियो लेक्चर्स ना देखना पड़े। तो ये वीडियो लेक्चर उनका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर की हैं वो देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर टोकन्स देखेंगे पाइथन में, फिर कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स देखेंगे, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स देखेंगे, है ना? फिर ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस देखेंगे, टाइप कास्टिंग देखेंगे, इनपुट आउटपुट देखेंगे, फिर इफ एल्स देखेंगे, फिर एलिफ देखेंगे, लूप्स देखेंगे जो 2 लूप्स हैं हमारे फॉर लूप एंड व्हाइल लूप्स देखेंगे, फिर ब्रेक एंड कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट्स देखेंगे, फिर इफ एल्स एलिफ देखेंगे और साथ में हम लोग क्या देखेंगे फॉर व्हाइल वही सेम चीज़ यहाँ पे दे दी है 2 बार और ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट और नेस्टेड लूप देखेंगे। और साथ में ये भी बात है इसमें भी नेस्टेड हम लोग इफ एल्स कंडीशन भी देखेंगे कि कैसे नेस्टिंग उसमें भी होता है और इसमें भी नेस्टिंग कैसे होता है, दोनों देख लेंगे। यहाँ पे कंप्लीट होंगे मतलब आधा देखा जाए तो लेक्चर कंप्लीट है और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे, उसमें रहेगा हमारा लिस्ट रहेगा, टपल रहेगा और डिक्शनरी रहेगा। जो 11th पूरी तरह से हमारी क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी, जो है हमारा कोडिंग और पाइथन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी है जो आगे हम लोग आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में उसको क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। तो आगे चलते हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा जाए तो जो पाइथन है हाई लेवल लैंग्वेज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कौन क्रिएट किया था? गुइडो वैन रोसम ने क्रिएट किया था, 1991 में किया था। अब थोड़ा मैं बताता हूँ क्या हाई लेवल लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज होते हैं जो इंसान खुद समझ पाता है। जो इंसान होता है उसको लिखता है और उसको समझ पाता है। ऐसा कहा जाए तो इसको मशीन जो होता है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसको ये क्या होता है, उसको समझ नहीं पाता। वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा कहा जाए तो ऐसा लैंग्वेज होता है जो इंसान उसको समझ पाते हैं, उसको लिख पाते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो वो कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज है तो कुछ लो लेवल लैंग्वेज भी होगा, तो हाँ, बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज होता है। तो लो लेवल लैंग्वेज वो होता है जो सिर्फ़ क्या समझ पाता है, जो मशीन समझ पाता है, जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी, बाइनरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बाइनरी नंबर कहते हैं। जो 0 और 1 में क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है समझ पाता है। 0 मतलब होता है कि फ़ॉल्स और 1 मतलब होता है ट्रू। मतलब कहा जाए 0 मतलब होता है कि सर्किट हमारा ऑफ है और 1 मतलब कहा जाए तो सर्किट हमारा ऑन है, तो ऐसे कहा जाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है, कहा जाए सिंपल सा डेफिनिशन है कि हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज होता है, जिससे कि कोई भी इंसान होता है उसको लिख सकता है, पढ़ सकता है और क्या कर सकता है, उसको समझ सकता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की इंटरप्रेटेड मतलब बात किया जब लिखा है यहाँ पे इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कहता है कि इसका मतलब ये हुआ है कि जब भी हम इसमें कोड लिखते हैं, जब पाइथन में हम लोग कोड लिखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे जब उस कोड को एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो जो कोड होता है लाइन बाय लाइन एग्ज़ीक्यूट होता है। फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन। अगर इस लाइन में ही एरर आ गया, तो आगे के जितने भी लाइन्स हैं वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होंगे। यहीं पे प्रोग्राम क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जब लाइन में जो भी एरर्स हैं उसको हम लोग डिबग करेंगे, ढूँढेंगे और उसको ढूँढने के बाद जब उसको सही करेंगे, तो हमारे आगे नेक्स्ट आने वाले जो भी लाइन्स ऑफ कोड हैं, क्या करेंगे? रन करेंगे। ये बात कहें। और इसमें दूसरा पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखा है कि ये जो पाइथन नाम पड़ा है, ये जो हमारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका पाइथन नाम है, तो पड़ा कैसे? तो जैसे ये जो ये क्रिएटर हैं इनके, वो एक बहुत फ़नी जो कहा जाए तो कॉमेडी सर्कस शो देखते हैं, जो आज के समय में हम लोग कपिल शर्मा शो देखते हैं। उस टाइप का एक शो चलता था जो मोंटी पाइथन फ्लाई सर्कस था, फ्लाइंग सर्कस था। उसमें उनको ये पाइथन वर्ड दिखाई दिया, इसी से उन्होंने क्या रखा, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या नाम रखा? पाइथन रखा। मतलब देखा जाए तो वो भी हर कोई जो भी है जीवन में थोड़ा-सा कॉमेडी देखता है, तो आप लोग भी मुझे लगता है कि सब कोई कपिल शर्मा शो देखते हैं, तो वो भी देखते थे, मतलब कहा जाए तो वो भी कॉमेडी शो देखते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये बनाने का उनका मकसद क्या था? उससे पहले भी एबीसी लैंग्वेज था, सी लैंग्वेज था, तो ये बनाने का रीज़न क्या था? क्यों ही पाइथन बनाया उन्होंने, है ना? तो इसके उनका मेन जो मकसद था बनाने का वो था कि जो इसका सिंटैक्स होना चाहिए ना, वो रीडेबल होना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं सेम, वैसा इसका सिंटैक्स होना चाहिए। फ्री एंड ओपन सोर्स होना है, मतलब कि कोई भी इसको यूज़ कर सकते, कोई भी इसमें प्रोग्राम लिख सके, है ना?
ये कहता है कि ये सपोर्ट मल्टीपल चीज़ें सपोर्ट करे, जिसमें होता है प्रोसीजर लैंग्वेज भी हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी हो और फंक्शनल लैंग्वेज भी हो। मतलब प्रोसीजरल लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कहा जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाए कि जिसमें क्लास होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे उसको प्रोग्राम लिखे जाएँ और फंक्शनल मतलब फंक्शंस के यूज़ किए जाएँ और तमाम चीज़ें हैं ऐसे उन्होंने बनाया था, ठीक है? ताकि हर चीज़ सपोर्ट करे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। क्यों यूज़ करें? ताकि ये रीडेबल हो, ईज़ी वे में लोग समझ पाएँ। जब समझ पाएँगे तो आसानी से उसको लिख पाएँगे। कोई भी आदमी होगा उसके लिए जो प्रोग्रामिंग होगा वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने पाइथन लैंग्वेज को क्या किया? डिस्कवर किया। उसके बाद आते हैं हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? तो वेब डेवलपमेंट में हम लोग इसका यूज़ करते हैं Django या फिर फ्लास्क का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे कोई भी वेब डेवलप कर सकते हैं, है ना? फिर अगर डाटा साइंस जो होता है, डाटा साइंस में हम यूज़ करते हैं pandas, numpy, जैसे मैटप्लॉटलिब का यूज़ करते हैं, seaborn का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही मैंने लिखा है, लाइब्रेरीज़ का नाम लिखे हैं और भी लाइब्रेरीज़ होते हैं, जैसे pandas है, numpy है, मैटप्लॉटलिब है, seaborn है। तो डाटा विजुअलाइज़ेशन, मैनिपुलेशन pandas के लिए यूज़ किया जाता है, pandas यूज़ किया जाता है डाटा मैनिपुलेशन के लिए। numpy है, तमाम इसमें लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। एआई-एमएल में आप देखेंगे तो एआई-एमएल में हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग पाइटॉर्च का यूज़ करते हैं, टेंसरफ्लो का यूज़ करते हैं, तमाम चीज़ें यूज़ हैं। साइकिट-लर्न का यूज़ करते हैं। ऑटोमेशन में, गेमिंग में, बहुत सारी जगहों पे हम ये क्या यूज़ करते हैं, पाइथन का यूज़ करते हैं। उसकी अलग-अलग लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं और हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल ऑफ फेमस यूज़र्स जो पाइथन के यूज़ किए हैं, जो हमारे बहुत फेमस यूज़र्स हैं, उसमें सबसे पहला है गूगल है, फिर नासा है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। अधिकांश चीज़ों में आप ज़्यादातर सबको यूज़ करते हैं। गूगल का सबको यूज़ करता है आज के समय में, यूट्यूब का भी सबको यूज़ करता है और इंस्टाग्राम का। नासा का बहुत कम ही लोग होंगे जो नासा की वेबसाइट पे विज़िट करते होंगे, चीज़ें वहाँ पे देखते होंगे, रिसर्च से देखते होंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं। यहाँ बात करते हैं कि फीचर्स ऑफ पाइथन की बात करते हैं कि फीचर्स है पाइथन के, क्यों हम लोग पढ़ना चाहिए पाइथन और ये क्यों इसके अलावा दूसरा लैंग्वेज हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो पहला इसका सबसे मेन फीचर है कि सबसे पहले सिंपल है, ईज़ी है, ईज़ी टू लर्न है। सबसे पहले क्या बात किया जाए, सबसे सिंपल है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा लगता है आपको, जब इसका कोड लिखेंगे तो आपको लगेगा इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब नॉर्मली इंग्लिश लिख रहा हूँ। तो ऐसा इसका कोड है, बहुत आसान है ये, ईज़ी है, क्योंकि इसको बहुत बिगिनर होता है, आराम से इसको क्या कर सकता है, समझ पाता है, अगर थोड़ा-सा भी उसको प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना, कंपाइल करने की ज़रूरत, लाइन बाय लाइन वो एग्ज़ीक्यूट करते जाता है। पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब बात किया जाए कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं इससे में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो पाइथन में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो विंडोज़ पे भी रन रन कर जाएगा, लाइनक्स पे भी रन कर जाएगा और मैक पे भी रन कर जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ विंडो पे पर्टिकुलरली ल रन करेगा, ऐसा ही लाइनक्स और मैक पे रन कर जाएगा। और अगर दूसरी बात करते हैं हम लोग, तो जैसे कि हमारा मशीन लैंग्वेज होता है, 0 1 में अगर कोई कोड लिखते हैं, जिस सिस्टम पे कोड लिखेंगे वो उसी सिस्टम पे रन कर पाएगा, दूसरे सिस्टम पे वो रन नहीं कर पाएगा, चाहे तीसरे सिस्टम पे रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबका आर्किटेक्चर अलग-अलग होता है, इसी वजह से वो सिर्फ़ उसी पे रन कर पाएगा, ठीक है? बात आगे बढ़ाते हैं तो आगे चलते हैं हम लोग, डायनामिकली टाइप्ड होता है। इसका डायनामिकली टाइप्ड होता है कि मतलब ये है कि कोई सी लैंग्वेज अगर देखा होगा तो उसमें होता है कि हम लोग जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले ना उसका डेटा टाइप लिखते हैं कि इंटीजर है, कैरेक्टर है ना? स्ट्रिंग है ना? कि फ्लोट है, वो बताना पड़ता है। बट इसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती। जब वो कंपाइल होता है ना, तो हमारा वो एग्ज़ीक्यूट होता है ना, वो समझ जाता है कि किस टाइप का ये क्या दिया हुआ है, जो भी वेरिएबल यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर किया गया है वो किस टाइप का है। तो डायनामिकली टाइप होता है कि अपने आप ही समझ डिटेक्ट कर लेता है चीज़ों को, है ना? उसमें हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। अब देखेंगे कि हम लोग कभी भी कोई वेरिएबल लिखेंगे तो उसमें हम लोग उसका डेटा टाइप नहीं लिखते हैं, ठीक है? तथा एक्सटेंसिव लाइब्रेरी मतलब इसके बहुत सारे लाइब्रेरीज़ होते हैं। मैथ, रैंडम, डेटा और बहुत सारी इसकी लाइब्रेरीज़ हैं। एग्जीक्यूशन मोड इसमें 2 तरह से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम एक प्रॉम्प्ट लिख के कर सकते हैं, जिसे इंटरेक्टिव मोड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। आप मल्टी लाइन कोड नहीं लिख पाएँगे। एक लाइन लिखेंगे तो क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर अगला लाइन लिखेंगे, फिर क्या होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रिंट करवाया हूँ, हेलो क्लास 11th, तो यहाँ पे लिख के आ गया हेलो क्लास 11th, आउटपुट दे दिया। फिर अगला मैंने 5+3 करा दिया, अगले लाइन में क्या दे दिया, वहाँ पे 8 लिख के दे दिया। तो सिर्फ लाइन बाय लाइन होता है। इस कोड को आप सेव नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते? इस कोड को आप सेव नहीं कर पाएँगे। जो भी प्रोग्राम लिखे हैं उसको सेव नहीं कर पाएँगे। ये बात इसमें होता है। इसे इंटरेक्टिव मोड कहते हैं। और स्क्रिप्टेड मोड में हम लिखते हैं, तो स्क्रिप्ट मोड में लिखते हैं तो उसमें हम लोग एट द क्या डॉट py यूज़ करते हैं हम लोग फाइल को सेव करने के लिए। डॉट py का यूज़ करते हैं फाइल को सेव करने के लिए। ये फाइल सेव हो जाता है, जो भी प्रोग्राम लिखे रहते हैं तो सेव कर लेते हैं किसी फाइल में, और फिर फ्यूचर में अगर चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा था। लेकिन इसमें एक बार लिखे हैं और जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ, फिर जैसे ही ऑन करेंगे तो पूरा प्रोग्राम क्या हो गया, हमारा गायब हो जाता है, ठीक है? उसमें हट जाएगा, इरेज़ हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोकन्स की बात करते हैं, ठीक है? टोकन्स होते क्या हैं? पाइथन में टोकन्स क्या होते हैं? हर एक लैंग्वेज में टोकन्स होते हैं। सी में भी टोकन्स हैं, हमारे जावा में भी टोकन्स हैं, तो पाइथन में भी टोकन्स है, सी प्लस प्लस में। तो हम आगे देखते हैं तो टोकन्स होते क्या हैं? तो स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रो इन अ प्रोग्राम,
किसी प्रोग्राम का एक सबसे छोटा से छोटा हिस्सा कहा जाता है। जैसे कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाए। जो पाइथन होता है ना, जैसे सेल आपने पढ़ा होगा, बायो में पढ़ा होगा, सेल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द, कहते हैं ना किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक, कहते हैं ना कि बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, सेल होता है। वैसे हमारे टोकन्स क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। किसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है? किसी भी प्रोग्राम का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। आप देखेंगे तो जितना भी मतलब प्रोग्राम लिखते हैं ना, वो टोकन से लिखते हैं, टोकन्स का यूज़ करके लिखते हैं। अब टोकन्स अलग-अलग टाइप के होते हैं। तो टोकन्स कितने टाइप्स के होते हैं? टोकन्स हमारे 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है हमारा टोकन्स में जो आता है, वो कीवर्ड्स आते हैं, जो रिज़र्व वर्ड्स होते हैं। अभी देखेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। फिर आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स होता है किसी भी चीज़ का नाम। हम लोग वैल्यू किसी चीज़ का नाम लिखते हैं, अगर वेरिएबल का हम लोग नाम लिख रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा? आइडेंटिफायर हो गया। क्लास का नाम लिख रहे हैं, तो वो भी आइडेंटिफायर हो गया। ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ें बनाते हैं, अगर हम खुद से बना रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं, नेम कर रहे हैं, तो वो समझिए कि वो क्या है? आइडेंटिफायर। जैसे हम लोग नाउन पढ़ते हैं, तो नाउन क्या कहते हैं? नाउन, नाउन किसी चीज़ का अगर नाम देखो, तो समझ लेना नाउन है। जैसे आइडेंटिफायर, किसी भी चीज़ का अगर नाम आप देख रहे हैं, तो वो क्या है? आपका आइडेंटिफायर्स होगा, ठीक है? लिटरल्स की बात करते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं? वैल्यूज़ होते हैं, जो फिक्स वैल्यू होता है, जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वो फिक्स वैल्यू होता है, उसे हम लोग कहते हैं लिटरल्स कहते हैं। फिर आता है ऑपरेटर्स आते हैं। ऑपरेटर्स होता है जो क्या होता है कि क्या कहते हैं, किसी चीज़ पे परफ़ॉर्म करते हैं। क्या परफ़ॉर्म करते हैं? ऑपरेंड पे कोई कहा जाए तो अ, चीज़ें परफ़ॉर्म करते हैं कि उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, तमाम ऐसी चीज़ें करने में हेल्प करते हैं, तो ऑपरेटर्स होते हैं, जो ऑपरेंड उसको ऑपरेंड का काम करते हैं। अभी देखा जाएगा, इसका डेफिनिशन अच्छे से देख लेंगे। फिर पंक्चुएटर्स होते हैं, ठीक है? कीवर्ड्स की बात करें, तो ये सबसे अच्छा चीज़ यहाँ पे है कि कीवर्ड्स जो हम लोग अभी याद भी कर लीजिएगा। कीवर्ड्स जो होते हैं, टोटल 35 कीवर्ड्स होते हैं। कितने कीवर्ड्स होते हैं? 35 कीवर्ड्स होते हैं। पाइथन में, पाइथन 3 की बात कर रहा हूँ, तो पाइथन 3 में टोटल कितने कीवर्ड्स हैं? अप्रोक्सिमेट कहा जाएगा 35 कीवर्ड्स होते हैं। ये रिज़र्व, अब कीवर्ड्स क्या होता है? रिज़र्व वर्ड होता है, जिसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है, स्पेशल मीनिंग होता है। इसका हम लोग वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल का अगर नाम डिक्लेयर करते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें हम लोग कभी भी कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। अगर कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, अगर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ऐसा समझिए। बस इतना मान के चलिए कि प्रोग्राम रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कीवर्ड रिज़र्व वर्ड होता है, उसका कुछ अलग मीनिंग होता है, उसको किसी अलग काम के लिए रिज़र्व किया गया रहता है। तो इसमें फिर हम लोग कभी भी इसका यूज़ नहीं करते, कभी भी किसी का नाम देने में। मतलब ऐसा कहा जाए, आइडेंटिफायर के तौर पे हम कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। किसी के आइडेंटिफायर के तौर पे कीवर्ड का यूज़ नहीं करते। उसमें थोड़ा-सा चेंज कर देंगे। अगर चेंज करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, तो सिर्फ़ स्मॉल में। अगर इसको कैपिटल में लिख देंगे, आई और एफ लिख देंगे, तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर स्मॉल में लिखा हुआ है, तो इसका यूज़ नहीं कर। अभी ट्रू लिखा हुआ है, अब चाहते हैं कि हम इसका नाम लिखना चाहें, हम आइडेंटिफायर का नाम ट्रू लिखना चाहें, तो काम कीजिए कि ये जो टी का वैल्यू है, जो टी कैपिटल में लिखा है ना, इसको क्या कीजिए, स्मॉल कर दीजिए। जैसे ही स्मॉल हो जाएगा, तो आप इसको आइडेंटिफायर के तौर पे क्या कर पाएँगे, यूज़ कर पाएँगे। एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कीवर्ड्स का, जैसे इफ, एल्स, फॉर। ये आप ध्यान से जितना पढ़ेंगे, तो देखेंगे सिर्फ़ ऐसे 2 वर्ड्स हैं, जैसे ट्रू है, एक फॉल्स है ना, और नन है। ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं ना, जो सिर्फ़ किसमें है, आपके कैपिटल में, अदरवाइज़ सब किसमें है, आपके सब स्मॉल में है। इतना याद कीजिएगा कि जितना भी, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाला है, नोटिस करने वाला है, कि जो कीवर्ड्स होते हैं, हमेशा किसमें लिखे गए होते हैं? स्मॉल लेटर में लिखे गए होते हैं, ठीक है? स्मॉल लेटर में लिखे हुए होते रहते हैं, और सिर्फ़ इसमें जो फ़ॉल्स है, नन है और आपका ट्रू है ना, वही क्या है, कैपिटल में लिखा हुआ है। एक छोटा-सा कोड लिखा हुआ है, इफ ट्रू, तो आप प्रिंट कीजिए दिस, यूज़ कीवर्ड इफ। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बता रहा है कीवर्ड्स इन पाइथन के देख रहे हैं, तो पाइथन में कैसे हम कीवर्ड्स देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कीवर्ड्स देखना, क्या देखना चाहते हैं आप लोग? कीवर्ड्स देखना चाहते हैं पाइथन के अंदर, तो कैसे कीवर्ड्स को देख सकते हैं, ठीक है? कैसे देखेंगे आप? दिया हुआ है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि कीवर्ड्स कितने हैं, आप जब भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आप देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट करवाइए। वो क्या होगा, हमारा कीवर्ड मॉड्यूल होगा, उसको इम्पोर्ट करवाइए, और फिर क्या करवाइए, उसको कीबोर्ड डॉट केडब्ल्यू लिस्ट, उसका कीवर्ड का लिस्ट पूरा यहाँ पे आपका आ जाएगा, वो प्रिंट करवा देगा। आउटपुट में आपका कीवर्ड का पूरा लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे फॉल्स है, अवेट है, एल्स है, इनपुट है, पास है, नन है, ब्रेक है, एक्सेप्ट है, मतलब आप देख सकते हैं बहुत सारे। इसमें अधिकांश चीज़ें आप लोग अगर 11th में पढ़े हैं, हल्का-फुल्का पढ़े हैं, अगर कोई प्रोग्राम पढ़े हैं, तो आपको चीज़ें, मतलब मैं मान के चलूँ 30 जितने भी, अगर उतने कीवर्ड्स दिए हुए हैं, कितने जो भी दिए हुए हैं, कीवर्ड्स दिए हुए हैं, आप अधिकांश कीवर्ड्स को देखें, 35 कीवर्ड्स दिए हैं, तो आप लोग 15 या फिर 20 के अप्रॉक्सिमेट आपको तो याद ही होगा, जैसे रिटर्न है, आई है, व्हाइल है, और फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एंड है, डेफ है। डेफ मतलब क्या होता है, अब सब चीज़ें बताया जाएगा। अभी 11th का चीज़ें मैं कवर करूँगा, तो सब चीज़ें इसमें बताया जाएगा, कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। फॉर है, व्हाइल है, इन है, इज़ है, फाइनली है, तमाम चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो सब आप लोग जानते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? अगर यूज़ करके देखिएगा।
यहाँ लिखा है कि 5 मेन कैटेगरी होते हैं टोकन्स के, जो हमें पढ़ना है। अभी देखें तो अभी इसका देखते हैं, एक टेबल देख लेते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं ना, और इसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जैसे इफ है, एल्स है, और देख चुके हैं हम लोग। आइडेंटिफायर्स होते हैं, यूजर डिफाइंड नेम होते हैं। ये यूजर, जो हम लोग, जो भी यूजर होता है, जो प्रोग्रामर होता है, वो नाम देता है, किसी वेरिएबल का नाम देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर्स कहते हैं। या फिर फंक्शन के नाम हो सकते हैं, क्लासेस के नाम हो सकते हैं, बता दिया हूँ मैं। यहाँ पे लिटल्स क्या होती हैं? फिक्स वैल्यू होते हैं, डाटा, जो भी डेटा होता है असाइन किया जाता है किसी वेरिएबल में। जैसे हेलो हो गया, 42 हो गया, ये आपका इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया आपका, ये आपका फ्लोट हो गया, आपका बूलियन हो गया, ये नन हो गया, कुछ नहीं है इसमें, है ना? ऑपरेटर्स होते हैं, एक सिंबल होता है जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी कंप्यूटेशंस या फिर लॉजिक की चीज़ें परफॉर्म करने के लिए। प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया आपका, यहाँ पे देखा जाए तो डबल इज इक्वल्स टू हो गया, है ना? ये आपका कहा जाए तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये भी आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, ये आपका क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है? डेलिमीटर्स की बात करते हैं, यहाँ पे डेलिमीटर्स की बात करते हैं। सिंबल्स होते हैं जो ग्रुप करते हैं, आप देखेंगे सिंटेक्स यूज़ करते हैं, जैसे ये हमारा पैरेंथेसिस कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। तो तमाम चीज़ें दी हुई हैं, आप लोग यूज़ करेंगे यहाँ। यहाँ पे हम लोग यूज़ करें इंडेंटेशन का। हम लोग जैसे कि अगर जावा लिखते हैं, यहाँ पे जब भी पाइथन लिखते हैं, जावा लिखते हैं या फिर आप सी लिखते हैं, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं इंडेंटेशन की जगह पे। लेकिन अब हम लोग जब भी पाइथन लिखते हैं तो कर्ली ब्रेसेस का कम यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं, इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है? आइडेंटिफायर्स की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? नेम होते हैं वेरिएबल के, फंक्शंस के, किसी के नेम, मतलब नेम जैसे नाउन है, नेम के लिए यूज होता है। वैसे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? नेम के लिए यूज होते हैं। वो किसी चीज का नेम हो सकता है, वेरिएबल का हो सकता है, या फिर आपके फंक्शंस के नेम हो सकते हैं, या फिर क्लासेस के नेम हो सकते हैं। रूल्स क्या होते हैं? कैसे रूल्स होते हैं? रूल्स यहाँ पे बहुत अच्छा बताऊं, बस यहाँ पे हल्का फुल्का देख लीजिए। स्टार्ट विथ, कैसे लेटर से स्टार्ट होता है, वो अंडर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। या फिर कह सकते हैं कैन बी लेटर डिजिट हो सकता है। अभी कैन हैव अ लेटर डिजिट अंडरस्कोर उसमें यूज किया जा सकता है। कैसे? डिजिट कभी भी इसके फ्रंट में यूज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए नाम लिख रहा हूँ, राम लिख रहा हूँ, तो ऐसे नहीं, टू राम नहीं लिख सकता, वन राम नहीं लिख सकूंगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? अभी दिखाता हूँ मैं। सेंसिटिव होता है, अगर एज ऐसे लिखा हुआ है और एज ऐसे लिखा होता है, ये दोनों सेम नहीं है। इसमें ये अलग वेरिएबल बन गया, मतलब ये कहीं अलग मेमोरी असाइन कर लिया है, मतलब कहीं मेमोरी देगा, और ये कहीं अलग मेमोरी आपको देगा, है ना? यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू स्टोर होगा, यहाँ पे कुछ अलग स्टोर होगा, दोनों पे सेम वैल्यू स्टोर नहीं होगा, ठीक है? कैन नॉट बी कीवर्ड्स, और कभी भी रूल में बताता है कि नेम में जो होता है ना, आइडेंटिफायर्स कभी भी क्या होते हैं? कीवर्ड्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है? मैं बताया हूँ अभी। वैलिड दिया है, स्टूडेंट नेम दिया है, मार्क्स दिया, देखिए यहाँ पे यूज़ किया है, अंडरस्कोर का यूज़ किए हैं। टोटल 2 यहाँ पे देखिए डिजिट का यूज़ किया गया, लेकिन बाहर यूज़ किया गया है, मतलब लास्ट में। फर्स्ट में यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे टू के आगे अगर टू का यूज़ करते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इनवैलिड हो गया है ना, लिखा हुआ यहाँ पे मार्क्स नहीं लिख सकते हैं, मार्क्स 2 लिख सकते हैं, इफ नहीं लिख सकते हैं। अगर कैपिटल आई एफ लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे गलत है, ये स्मॉल एफ आई एफ लिखना चाहिए था मुझे, कैपिटल आई एफ लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है? स्टूडेंट नेम ऐसा नहीं लिख सकते, कभी हम लोग ये नहीं यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? ये गलत है यहाँ पे, है ना? ये गोल्डन रूल्स आप एक बार देख लीजिए, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं नेमिंग कन्वेंशन के। पहला होता है कि कैरेक्टर होना चाहिए, यूज लेटर कीजिए कभी भी आप लोग टू जेड और ए से जेड स्मॉल में भी यूज कर सकते हैं, डिजिट 0 से 9 यूज कीजिए, अंडरस्कोर यूज कीजिए, है ना? फिर उसके बाद कह रहा है कि द फर्स्ट कैरेक्टर, हमेशा जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए किसी वेरिएबल का, या फिर किसी भी फंक्शन के नेम का, या फिर क्लास के नेम का, वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। कभी भी वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सेंसिटिव होना चाहिए, कैसा होता है? क्या सेंसिटिव का मतलब क्या कह रहा है? कि अगर आपने राम लिखा है कैपिटल में, आर ए एम लिखा है, और या फिर स्मॉल में लिखना है आर ए एम, दोनों क्या होंगे? डिफरेंट हो, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो क्या सेंसिटिव होता है? ये बोल रहा है कि माई वेर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कैपिटल वी लिखा हुआ है और यहाँ पे स्मॉल बी लिखा है, तो ये दोनों क्या है? डिफरेंट है, आर कंप्लीटली डिफरेंट, है ना? आइडेंटिफायर से दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। कह रहा है नो कीवर्ड्स, कभी कीवर्ड्स का यूज नहीं करना है, यू कांट यूज कीवर्ड्स लाइक इफ एल्स, देखिए यहाँ पे इफ लिखा हुआ है ना, तो ये सही है, यूज नहीं कर सकते, बट ये वाला यूज कर सकते हैं आप, है ना? ये आई कैपिटल में है तो इसको यूज कर सकते हैं। एल्स, वाइल, डेफ। डेफ क्या होता है? डेफ मतलब ये क्या आता है? ये फंक्शन जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो डेफ का यूज करते हैं, ठीक है? वो देखा जाएगा। फिर नेम्स, है ना? एज अ नेम से इसका यूज नहीं करते, यहाँ तक चीजें यूज, जैसे हो गया डेफ का, वाइल का, एल्स का, इफ का, ऐसे यूज नहीं कर सकते। स्मॉल लेटर वाले जितने हिंसा कोई, इसको कैपिटल लेटर में यूज कर सकते हैं, ठीक है? स्मॉल में नहीं यूज कर सकते, ठीक है? स्पेसिफिक सिंबल्स का यूज नहीं कर सकते, जैसे एट द रेट, ये सब चीजों को इसको कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर, ये सब चीजें यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? हम लोग आगे बढ़े।
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सब बता दें, एग्जाम्पल देख लिया जाए कि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दिया है जय लिखा हुआ है, मार्क्स 95 और प्रिंट करवाया गया स्टूडेंट नेम और मार्क्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा जय और ये हमारा मार्क्स आ जाएगा। जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट यहाँ पे लिखा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा था स्लाइड, तो छोटे करने के लिए। तो यहाँ पे आउटपुट अगर लिखना चाहे तो आउटपुट लिखेंगे, स्टूडेंट का नाम जय हो जाएगा, कॉमा आ जाएगा आपका, मार्क्स क्या आ जाएगा 95 आ जाएगा, बस यहाँ पे दिखा देगा। लिटर्स की बात करते हैं, लिटर्स एक फिक्स वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू होता है टाइप का। ये न्यूमेरिकल हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है 11th में, सबको जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो वैसा ही सेम होता है। बट वहाँ पे आयोटा का आई का यूज करते हैं, हाँ जे का यूज करते हैं उसके जगह पर, सिंपल सी बात है। आई का यूज कर सकते हैं, बट हम जे का यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग, बूलियन है ना, बूलियन में क्या आता है आपका, ट्रू फॉल्स वैल्यू आती है बूलियन में, और नन है ना। एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसका यूज किया हूँ मैं। एज लिखा हुआ है, देखिए एज 17 हमने डाला है, 17 क्या आपका इंटीजर है, का वैल्यू मैंने 3.14 डाला है, ये आपका क्या है, फ्लोट। फ्लोट क्यों है, डेसिमल में जो डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर भी बताया हूँ, लेकिन ये डेसिमल दूसरा है, वो डेसिमल नंबर दूसरा है, ये डेसिमल में है ना। तो डेसिमल नंबर क्या होता है, फ्लोट होता है, उसको फ्लोट कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और नेम जैसे यहाँ पे लिखा है, क्लास जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, या फिर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे, तो समझिए क्या है वो, कि आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे नाम, यहाँ पे लिया वेरिएबल के नेम दिए हुए हैं, और यहाँ पे फिर ट्रू लिखा हुआ है तो बूलियन है, फॉल्स भी लिखा है तभी बूलियन है, और यहाँ पे नथिंग में नन कुछ भी यूज नहीं किया गया, ठीक है। ये आपका ये क्या है, ये आपका वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पे उसमें वैल्यू असाइन किया गया, कुछ भी नहीं असाइन किया गया। ऐसा नन मतलब होता है कुछ भी असाइन नहीं किया गया उसके अंदर, ठीक है। बियर बॉर्न ऑफ इन पाइथन की बात करते हैं, तो इसमें लिखा है पाइथन, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन में कमेंट की क्या यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो जो हैज का यूज करते हैं ना, वो हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है। ये जो इंटरप्रेटर होता है ना, उसको इग्नोर करता है, इसके अगर हैज के बगल में कोई भी अगर कुछ भी चीज लिखते हैं, तो जो इंटरप्रेटर होता है उसको इग्नोर कर देता है, उसको कभी प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करता है। वो बस ऐसा रखा रहता है कि हम लोग मान लें बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं, कम से कम 10-20 लाइन, जैसे कहा जाए 10-20 पेज का लिख रहे हैं, तो हमें कभी-कभी चीज़ें होता है कि बहुत लंबे समय बाद उसको हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें चीज़ें समझ नहीं आती, तो हम लोग कमेंट लिख देते हैं कि ये चीज़, ये जो है पर्टिकुलर जो फंक्शन है, ये काम कर रहा है। ये जो है हमारा, कहा जाए कि ये जो हमारा क्लास है, ये काम कर रहा है, और चाहे ये मॉड्यूल है, ये काम कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कमेंट का यूज़ करते हैं कि फ्यूचर में कभी भी उस प्रोग्राम को हम लोग पढ़ें, चाहे उस कभी भी प्रोग्राम को देखें, या फिर कोई दूसरा भी आए आदमी उसको डीबग करने के लिए आए, चाहे कुछ अपडेट करने के लिए आए, तो उसको पढ़ के समझ में आ जाए उसको कि क्या लिखा हुआ है। इसीलिए हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं, ताकि अगर मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, तो मैं ही चीज़ें समझ पाऊँगा ना कि मैं उसमें क्या लिख रहा हूँ। बहुत चीज़ें जैसे लूप समझ जाएगा, उसके अंदर क्या लॉजिक में लगाया हूँ, तो मैं ही समझता हूँ। उस लॉजिक अगर मेरा प्रोग्राम कोई दूसरा भी पढ़े, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरा प्रोग्राम कोई दूसरा आदमी पढ़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो समझ पाए, तो मैं वहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, कमेंट का यूज़ करूँगा, ताकि चीज़ें वो मेरी क्या हो जाए, समझ जाए। वो मल्टी लाइन कमेंट हो सकता है या सिंगल लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन हैश यूज़ करते हैं, मल्टी लाइन हम लोग ट्रिपल कोट का यूज़ करते हैं, ट्रिपल कोट का यूज़ करते हैं। ट्रिपल कोट से हम लोग क्या बनाते हैं, मल्टी लाइन कमेंट को लिखते हैं। वेरिएबल एंड असाइनमेंट देखते हैं, तो वेरिएबल असाइनमेंट, नो नीड टू डिक्लेयर टाइप। जब भी हम लोग वेरिएबल या फिर वेरिएबल को असाइन करते हैं, कभी हम उसको उसके डाटा टाइप को हम लोग डिक्लेयर नहीं करते, कभी उसके डेटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करते। क्यों क्यों बताएं, वो डेटा टाइप को इसलिए डिक्लेयर नहीं करते क्योंकि वो क्या होता है, डायनेमिक टाइप होता है। क्या होता है, वो डायनेमिक टाइप होता है। डिसाइडेड एट द रन टाइम, जब प्रोग्राम रन करता है, जब एग्जीक्यूट करता है, तो उस समय अपने आप समझ जाता है कि किस टाइप का हमारा वैल्यू दिया गया, असाइन किया गया है, इंटीजर है, फ्लोट है, या फिर किस टाइप का, वो समझ जाता है वहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया दिया गया है, एज दिया गया है। एज क्या लिखा है यहाँ पे, एज बताइए आप लोग, 17 लिखा है एज, तो ये क्या है आपका, इंटीजर हो गया। फिर नीचे क्या दिया है, नेम, क्या दिया है, यहाँ पे डाला गया है, स्ट्रिंग में डाला गया है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में दिया गया है। परसेंटेज 9.25, यहाँ क्या है, फ्लोट में डाला गया है, और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया गया है नेम, है ना। उसके बाद नेम, यहाँ पे देखिए वेरिएबल डाला गया है, तो वेरिएबल क्या देगा यहाँ पे नेम में, राहुल। जब आउटपुट आएगा राहुल, फिर क्या आएगा, इज, क्योंकि आपका सिर्फ क्या है, आपका स्ट्रिंग है। फिर क्या होगा, एज, एज भी एक वेरिएबल है, एज वेरिएबल में क्या वैल्यू असाइन है, 92, तो यहाँ पे 92 आ जाएगा आउटपुट में। ईयर ओल्ड, तो ईयर ओल्ड क्या होगा, यहाँ पे ईयर ओल्ड जो दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है ईयर ओल्ड जो है आपका स्ट्रिंग है, तो नॉर्मली सिर्फ ईयर ओल्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 70। तो क्या यहाँ प्रिंट होगा, आउटपुट में आएगा, तो राहुल इज 17 ईयर ओल्ड, ये प्रिंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर आता है डायनेमिक टाइप की बात करते हैं। तो
टाइप चेंज ऑटोमेटिकली कभी-कभी होता है कि जो डायनेमिक टाइप होता है, अभी देखेंगे हम लोग जब टाइप कास्टिंग देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे अपने आप चेंज हो जाते हैं, या फिर हम लोग इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है? बस यहाँ पे थोड़ा-सा समझ लीजिए। चेंज होता है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। कैसे एग्ज़ाम्पल दिया है कि पाइथन लिखा हुआ है यहाँ पे, x इज़ इक्वल्स टू 10 वैल्यू असाइन कर दिया गया है। ये क्या है आपका इंटीजर है, x का वैल्यू क्या है? इंटीजर है। एक्स यहाँ पे भी असाइन किया गया है 10 है। यहाँ पे जो हो गया नाउ अब एक्स का वैल्यू चेंज हो गया। ये क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया और 10 हो गया। तो ये अपने आप क्या हो गया देखिए, तो ये एक्स का वैल्यू चेंज हो गया। पहले 10 था, अब ये यहाँ पे 10 आ गया, मतलब स्ट्रिंग आ गया। तो अब जो यहाँ पे प्रिंट आउटपुट आएगा ना, वो ये 10 लिख के आएगा, ये 10 लिख के नहीं आएगा, चेंज हो गया वैल्यू, ठीक है? ये आपका डेटा टाइप चेंज नहीं हुआ, मतलब ऐसे कहा जाए कि सिर्फ इसका पूरा का पूरा वैल्यू चेंज हो गया है, ठीक है? ऐसा कहा जाए तो एक्स का मेमोरी एड्रेस ही चेंज हो गया, इसमें आके एड्रेस क्या हो गया? मेमोरी एड्रेस। अब किसी दूसरे मतलब कि एड्रेस को क्या कर रहा है, मेमोरी यहाँ पे रिफर कर रहा है। यहाँ पहले जो था वो दूसरे एड्रेस को रिफर करता था, एक्स था, किसी दूसरे मेमोरी एड्रेस को रिफर करता था। अब यहाँ पे एक्स जो आ गया, किसी दूसरे मेमोरी एड्रेस को क्या कर रहा है? रिफर कर रहा है। सेम एड्रेस पे रिफर नहीं कर रहा है। वहाँ पे स्टोर है ना? लेकिन ये जब यहाँ पे आया तो एक्स अब दूसरे किसी मेमोरी लोकेशन में क्या कर रहा है? रिफर कर रहा है, और उस मेमोरी लोकेशन पे क्या हुआ है? स्टोर हुआ है। अगर प्रिंट करवाते हैं तो आपको सिर्फ ये 10 मिलेगा, ये वाला 10 नहीं मिलेगा। यहाँ पे करवाते हैं 10 प्रिंट, जस्ट इसके जस्ट नीचे अगर प्रिंट करवाएंगे आप एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे 10 होगा, और इसके नीचे आपका ये वाला 10 प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है? मल्टीपल असाइनमेंट देखते हैं कि हम लोग मल्टीपल असाइन कैसे करते हैं वैल्यू। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, अभी आगे ऑपरेटर पढ़ेंगे हम लोग, तो देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इज इक्वल्स टू है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना, प्लस आपने देखा होगा, प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल्स टू, है ना, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, ऐसे आपने देखा होगा, तो वो ऐसे वो भी असाइनमेंट ऑपरेटर ही होता है, ठीक है? ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? जीरो। मतलब ये जीरो तीनों में असाइन हो जाएगा, ए का वैल्यू भी जीरो असाइन हो जाएगा, बी का वैल्यू भी जीरो असाइन हो जाएगा, और सी का वैल्यू भी साइन जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमें लाइन बाय लाइन लिखना पड़ा कि ए इज इक्वल्स टू जीरो, बी इज इक्वल्स टू जीरो, सी इज इक्वल्स टू जीरो, और तब जाके जीरो जीरो असाइन हुआ है। मतलब एक ही लाइन में हम लोग क्या कर दें, इसको पूरे वैल्यू को, सबके वैल्यू को क्या कर दिए, जीरो से हम लोग क्या कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए हैं। तो बहुत आसान हो गया ना इससे चीजें। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आपको ऑफर नहीं होता है कि ऐसे चीज आप कर पाएंगे। ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे तरीका भी यहाँ पे कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इसमें इज इक्वल टू दे दिया है, एक्स में वैल्यू असाइन हो गया 10 का। अब चाहते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन करना, यहाँ पे तो सेम वैल्यू असाइन कर रहे थे आप लोग, लेकिन अब चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू क्या हो, असाइन हो। अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन कब होंगे, तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 10 डाल दीजिए, वाई इज इक्वल टू 20 डाल दीजिए, और यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाई। मतलब ऐसे आप करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू क्या हो जाएंगे, यहाँ पे असाइन हो जाएंगे। इसे कहते हैं मल्टीपल इन वन लाइन, मतलब मल्टीपल इन वन लाइन, मतलब यहाँ सेम वैल्यू असाइन हो रहा है, और मल्टीपल चीजें असाइन हो रही हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इसमें असाइन हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक्स वाई और जेड का वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 10 20 और हाई प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग आउटपुट की बात कर लेते हैं, ठीक है? आउटपुट होता क्या है, यहाँ से देखते हैं आउटपुट कैसे ले सकते हैं। आउटपुट मतलब होता है कि हम चाहते हैं कोई चीज़ हमारे स्क्रीन पे शो करे। अगर हमारे स्क्रीन पे शो करे कोई चीज़, तो कैसे हम लोग आउटपुट शो करवा सकते हैं, ठीक है? आउटपुट शो करवाने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है? इसका हम लोग यूज़ करते हैं कभी भी हम लोग आउटपुट शो करवाना चाहते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे कैसे शो करवा रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रिंट वेलकम टू पाइथन लिखा हुआ है। जब भी प्रिंट वेलकम टू पाइथन लिखा हुआ है, तो प्रिंट ये फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, हमें आउटपुट शो करवाएगा हमारे डेस्कटॉप पे। तो जैसे हम लिखेंगे इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, तो ये क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग शो कर देगा और लिख देगा यहाँ पे, क्या लिख देगा, वेलकम टू पाइथन। यहाँ पे आप देखिए एक इंटीजर है, एक इंटीजर है। अब प्रिंट करवा रहा हूँ तो देखिए इंटीजर कैसे प्रिंट करवा रहे हैं, 5 + 3 ऐड, दोनों को ऐड कर देगा, यहाँ पे 8 लिख देगा। फिर प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग इज, इज एक हमारा स्ट्रिंग है, और यहाँ पे 17 एक हमारा इंटीजर है, और इसमें कैसे सेपरेट कर रहे हैं, विद कॉमा सेपरेट कर रहे हैं, तो हमारे क्या प्रिंट करवा के देगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे एज, भी एज की वैल्यू में, तो एज तो लिखा नहीं है, तो एज और हमारा 17 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग हेलो, ये एक स्ट्रिंग है, वर्ल्ड भी एक स्ट्रिंग है, और इन दोनों को सेपरेट किससे कर रहे हैं हम लोग, से चीज़ें से कर रहे हैं। तो इससे हम लोग सेपरेट जब कर रहे हैं, तो सेपरेट करने के बाद हमें क्या आंसर आएगा, हेलो, सेपरेटर का यूज़ करके हमें वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग, क्या प्रिंट करवा रहे हैं, लाइन, और एंड करवा रहे हैं एंड विथ ब्लैंक स्पेस। एंड विथ जो हेल्प करता है ना, हमें नेक्स्ट लाइन से जाने में बचाता है, कि हमें न्यू लाइन नहीं देता है, ठीक है? नो न्यू लाइन देता है। अगर ये प्रिंट करवाओ तो एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा, फिर अगले लाइन वाला एक प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे इज
पेज 17 प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और सेपरेट यूज़ होगा, तो हेलो और सेपरेटर वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। और इसमें जब आएँगे तो लाइन 1 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब अगले लाइन पे जैसे ही आएँगे और ये जब एग्ज़ीक्यूट होगा, लाइन बाय लाइन होता है, यहाँ पे लाइन 2 उसी लाइन में, लाइन 1 जो है ना, ये लिख के लाइन 1 के जस्ट बगल में आपका लाइन 2 लिख के आउटपुट में आ जाएगा। वो नया लाइन में नहीं आएगा। जितने ये था न्यू लाइन में आया था, ये भी न्यू लाइन में, ये भी न्यू लाइन में, ये भी न्यू लाइन में, बट ये जो लास्ट वाला है ना, ये न्यू लाइन में नहीं आएगा। जो ये लास्ट का सेकंड लाइन में लाइन 1 और लाइन 2 दोनों प्रिंट होंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा, ठीक है? कि ये हमारा एंड विथ फंक्शन है, ठीक है? इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? फिर लिखा हुआ है हमारा इनपुट। इनपुट क्या लिखा हुआ है? इनपुट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इनपुट दिया हुआ है। इनपुट हम लोग कैसे लेते हैं, ये देखिए आप। इनपुट कैसे ले सकते हैं हम लोग? इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। देखिए इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश में बोला था ना, हाई लेवल लैंग्वेज, इंग्लिश, पूरा इंग्लिश है। इनपुट मतलब इनपुट लेना, समझ में आता है। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, जो इनपुट होता है ना, वो हमारा जो हमेशा रिटर्न करता है ना, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। हमेशा जो इनपुट में जो भी वैल्यू लेंगे, हमेशा क्या होता है? वो स्ट्रिंग होता है। इतना याद रखिएगा। इनपुट के बाहर कोई भी हम फंक्शन का यूज़ नहीं करते, तो जो भी इनपुट का वैल्यू लेगा, वो क्या लेगा? हमेशा स्ट्रिंग लेगा। याद रखिएगा ये बात। जैसे अभी देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इनपुट। तो यहाँ पे जब भी चीज़ें इंटर होंगी, नेम इंटर होगा, वो किसमें इंटर होगा? हमारा स्ट्रिंग में इंटर होगा, क्योंकि इनबिल्ट बोल रहा हूँ कि हमेशा रिटर्न क्या करता है? ये हमारा रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग रिटर्न ना करे, मैं दूसरा इंटीजर चाहता हूँ, मैं फ्लोट चाहता हूँ, तो इंट फंक्शन का यूज़ कीजिए, फ्लोट फंक्शन का यूज़ कीजिए। इससे पहले इंट का यूज़ कीजिए, इंट फंक्शन का, या फिर फ्लोट फंक्शन का, या फिर कीजिए बूलियन का यूज़ कीजिए। किसी चीज़ का यूज़ कीजिए, जैसे आप उसका यूज़ करेंगे, तो आप स्ट्रिंग का यूज़ कीजिए, जैसे तो आपको वो चीज़ें उसमें कन्वर्ट, स्ट्रिंग का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तो इनबिल्ट ही स्ट्रिंग चीज़ें रिटर्न करके दे रहा है, तो क्या स्ट्रिंग यूज़ करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिए अब ऐज करवाना है, हमें इनपुट लेना है, तो ऐज क्या होता है हमारा? इंटीजर होता है, मतलब कि नंबर होता है। अब नंबर जब भी एंटर करवाना है, तो हमें क्या चाहिए? हम यूज़ किए यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज़ किए हैं। इनपुट से पहले इंट फंक्शन का यूज़ कर दिए हैं, तो जो भी अब इंटर करेंगे हम लोग, जो भी चीज़ें इसमें इंटर करेंगे, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये जो इनपुट ले रहा है, तो स्ट्रिंग ले रहा है, लेकिन हम उसको किसमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दे रहे हैं? इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इसे ही चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग? टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग में 2 बताया था, पहले ही थोड़ा-सा बताया था। टाइप कास्टिंग 2 प्रकार के होते हैं। ये जो कैस किस टाइप का टाइप कास्टिंग है, तो ये आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। क्यों एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है? क्योंकि ये यूज़र कर रहा है। मतलब मैं चाहता हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ ना, जो स्ट्रिंग ना आए, वो इंटीजर आए। मैं चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ ना इस चीज़ें, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं हेलो, नेम और योर नेम, और यहाँ पे एज और ईयर ओल्ड। आप देखिए, हेलो क्या है आपका? एक स्ट्रिंग है। नेम क्या है आपका? वेरिएबल है। ये भी क्या है आपका? स्ट्रिंग है। ये भी क्या है आपका? एक वेरिएबल है, और ये भी आपका स्ट्रिंग है। नेम में क्या आपका चीज़ें स्टोर करवा रहे हैं? तो नेम में मान के चलिए आप दे रहे हैं, नेम में यहाँ पे इंटर कर दे रहे हैं जय। एज आप क्या डाल दे रहे हैं? एज डाल दे रहे हैं यहाँ पे 22, इनपुट ले लिया। नेम के अंदर जाके नेम में वैल्यू क्या स्टोर हो जा रही है? जय। एज में वैल्यू जाके स्टोर हो जा रही है 22। अब जब यहाँ पाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो, नेम के जगह पे क्या प्रिंट हो जाएगा? जय। यू आर, एज की जगह पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 22, और ये उसके बाद क्या लिख रहा है? ईयर ओल्ड। लिख देगा हेलो जय, यू आर 22 ईयर ओल्ड। सिंपल सा प्रोग्राम देख सकते हैं आप। अगला भी एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। पाइथन का यहाँ पे एक और प्रोग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये इंट फंक्शन का यूज़ किए हैं कन्वर्ट करवाने के लिए, हम लोग टाइप कास्टिंग किए हैं। यहाँ फ्लोट फंक्शन का यूज़ किए हैं टाइप कास्टिंग के लिए, क्योंकि ये तो इंट हमेशा क्या लेता है? स्ट्रिंग इनपुट लेता है, लेकिन हम चाहते हैं कि फ्लोट ले, क्योंकि अब किसकी बात आती है? मार्क्स की बात आती है। मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैटर करता है कि नहीं करता है? तो मार्क्स जब भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैटर करता है, तो यहाँ पे हम जब देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि इसमें मार्क्स हमें कितना से लेना है। अगर 23 की बात कर रहा है, तो हमें मार्क्स लेना है 100 के चीज़ें लेना है। तो अगर 100 से कम मार्क्स आ रहा है, तो मतलब 33 से कम मार्क्स आएगा, तो फेल माना जाएगा, और 30 से अगर एबव ज़्यादा मार्क्स आता है, तो पास माना जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कोई बच्चा है, सब अच्छा नहीं होता, तो मैं एक मान के चलता हूँ, थोड़ा-सा लेके चलता हूँ कि कोई इनपुट लिया गया है, तो क्या इनपुट ले रहा है वो? कि 33.5 लेता है, ऐसे बच्चे लेते हैं। वो बहुत खुश होता है बच्चा, जिसका 33.5 होता है ना, वो ज़्यादा खुश होता है। जिसका 99 आता है, वो ज़्यादा खुश नहीं होता है। जिसका 33.5 आता है ना, वो ज़्यादा खुश होता है। अब मानिए चाहे ना मानिए, अगर कोई ऐसा क्लास में बच्चा हो, तो आप उसे पूछ के देखिएगा, वो देखिएगा सबसे ज़्यादा खुश होगा। 33.5 आया ना, तो इस बात का खुशी मनाता है। वो इस बात का खुशी नहीं मनाता है कि कम हुआ है मार्क्स आया, वो इस बात का खुशी मनाता है ना, पास तो हो गया, कम से कम पास हो गया, बैरियर तो पहुँचा, पास हो गया हूँ मैं।
तो उस बात का खुशी मनाता है, तो वो ज़्यादा खुश रहता है। जिसका अगर 80 98 भी आया ना, वो उतना खुशी नहीं मनाता, वो तो कहता है अरे मेरा तो रोज़ आता रहता है, हमेशा आता रहता है। लेकिन जो 33.5 लेके पास होता है ना भाई, बहुत खुश रहता है वो एकदम। एकदम उसका एकदम नेक्स्ट लेवल रहता है, ठीक है। ये लड़का है, वो अपना ये मार्क्स इंटर किया है ना 33, ये क्या बता रहा है कि मार्क्स हमेशा होना चाहिए ग्रेटर देन या फिर इक्वल होना चाहिए 33 के। अगर ग्रेटर और इक्वल है तो ये कंडीशन 2 है और यहाँ पे पास का आएगा, अदरवाइज फेल आएगा, ठीक है। अगर इससे कम आता है तो फेल हो जाएगा, ये बात सिंपल से देखिए। अगर उससे बड़ा नंबर आएगा तो समझ पास है, जैसे ही 33 से छोटा आएगा तभी तो एल्स वाला मतलब ये कंडीशन गलत हो जाएगा और एल्स रन कर जाएगा। यही बात है कि ये तो अब दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। मार्क्स दिया है 33, अगर 33 से कम आया उसका, ठीक है, तो फेल। तो उसका तो आया भाई 33.5। चेक कीजिए कंडीशन, क्या 33.5 33 से बराबर है या फिर बड़ा है? बिल्कुल सही बात है, बड़ा है वो। तो ये प्रिंट हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा, हम लोग इंटर कर जाएंगे लूप के, मतलब ये हमारा इफ कंडीशन के अंदर, और यहाँ प्रिंट हो जाएगा पास, और वो लड़का हो गया पास। और इतना खुशी मनाएगा वो, इतना खुशी मनाएगा कि मैं क्या बताऊं आपको, अब देख सकते हैं उस बार, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेटा टाइप की बात करते हैं। तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या दिया है? नंबर दिया है। नंबर में क्या आता है? इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने 11th में पढ़ा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, यस वही कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। फ्लोट डेसिमल नंबर को कहते हैं। इंटीजर नॉर्मल इंटीजर जो होता है हमारा होल नंबर है ना, वो होल नंबर भी हो सकता है, रेशनल इंटीजर भी हो सकता है ना, इंटीजर माइनस प्लस वाला है ना। फ्लोट कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़े हैं 11th में पढ़े हैं आप, मैं मानता हूँ आप सब कोई पढ़ा है। सीक्वेंस की बात करते हैं। सीक्वेंस में स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हमेशा हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा से भी उसको में लिख सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं, या फिर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट हमेशा किस में लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और टपल की बात करते हैं, टपल हमें किस में लिखा जाता है? किस में लिखा जाता है जी? टपल हमेशा लिखा जाता है हमारे पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। फिर आता है मैपिंग की बात करते हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरी हमेशा पेयर में होता है, की और वैल्यू स्टोर करता है। की में हमेशा क्या होता है? वैल्यू स्टोर करता है, तो की और वैल्यू के फॉर्म में रहता है ना। तो इसके बारे में अभी डिस्कशन किया जाएगा, इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में सारी चीजें लिखी हुई हैं। बुलियन की बात करते हैं। बुल हमेशा स्टोर करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू से बुलियन कहते हैं। नन, नन में क्या स्टोर हुआ है? कुछ नहीं स्टोर हुआ है, नथिंग है कुछ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। ए के अंदर एक इंटीजर स्टोर कराया हूँ 5, ए में जाके साइन हो गया है 5, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। बी में असाइन हो गया 3.14, सी में असाइन हुआ है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 जे स्टोर हुआ है। अब यहाँ देखिए जे स्टोर हुआ है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या पढ़े? आई पढ़े, तो आई भी स्टोर करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, चीजें सही होंगी, लेकिन हम लोग जो चीजें सब कोई फॉलो करते हैं हम लोग वही फॉलो करेंगे। जे स्टोर किया गया, और यहाँ पे एस में क्या लिखे? सीबीएसई लिखा गया। सीबीएसई क्या आपका एक स्ट्रिंग है, ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पे होती है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे? हम लोग बिल्ट इन कंटेनर्स की बात करते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को, डाटा को स्टोर करने के लिए इन्हीं कंटेनर्स का हम लोग कहीं भी यूज करते हैं। पहला आता है हमारा लिस्ट। क्या आता है हमारा? लिस्ट आता है। लिस्ट क्या होता है? ऑर्डर होता है, म्यूटेबल होता है और चेंजेबल होता है ना। ये अलाउ करता है डुप्लीकेट चीजों को, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, डुप्लीकेट चीजों को याद करता है, अलाउ करता है। और म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी चीजें क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, चेंजेबल है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये इंडेक्स जो भी ये वैल्यू स्टोर करता है इंडेक्सिंग वाइज होता है, मतलब 0 1 0 और 1। एक और बात इसमें खास बात बताता हूँ कि ये चीजें जो स्टोर करता है ना, सिमिलर डाटा टाइप के एलिमेंट को नहीं, डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट को भी स्टोर कर सकता है। कहा जाए तो कैसे स्टोर कर सकते हैं? यहाँ पे एप्पल है, बनाना है, आप यहाँ पे चाहते हैं कि 3 भी स्टोर कर सकते हैं, कॉमा 3, 3.14, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब ये चीजें हम यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगे, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ऐसे लिस्ट और टपल बहुत ज्यादा सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब 5 बता ही दूंगा अभी, है ना, तो आपको याद हो जाएगा चीजें यहाँ पे। टपल की बात करते हैं। टपल क्या स्टोर करता है? टपल कैसे होता है? ऑर्डर होता है, देखिए सिमिलरिटी है, ऑर्डर है, ये भी है ना। ये एक डिफरेंस ये दिख रहा है, म्यूटेबल। एक और डिफरेंस दिखाऊं, बहुत आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं दिखा देता हूँ ना। पहली बात यहाँ देखिए, सबसे आसान, यहाँ पे देखिए किसमें स्टोर हुआ है, ये हमारा किसमें स्टोर हो रहा है? देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ये किसमें स्टोर हो रहा है? पैरेंथेसिस के अंदर स्टोर हो रहा है। तो दूसरा डिफरेंस दिख गया। पहला डिफरेंस म्यूटेबल है, म्यूटेबल है, मतलब इसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, एफ की जगह कुछ दूसरा डाल सकते हैं, मतलब इस इंडेक्स पे कोई दूसरा वैल्यू डाल सकते हैं, बट यहाँ नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे म्यूटेबल नहीं है, ये म्यूटेबल है, दो वैल्यू हमें ये पता चल गई। ये भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है, ये भी डुप्लीकेट। दो सिमिलरिटी पता चल गई, दो हम लोग का डिफरेंस पता चल गया। और एक और बात करते हैं, एक और डिफरेंस इसका बताता हूँ, तीसरा बताने जा रहा हूँ मैं। तीसरा इसमें क्या बताऊंगा? तीसरा बताऊंगा जो होता है ना, ये तो हमारा जो इसको एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसको एक्सेस करने में कम टाइम लगता है। एक और डिफरेंस बताऊँ, एक और डिफरेंस लास्ट वाला,
इसके मेथड्स और फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। इसको रिमूव, अपेंड, है ना, पॉप, पुश, तो हम चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। पुश नहीं, पॉप की बात कर रहा हूँ मैं, वो दूसरा चीज़ होता है। पुश बात करेंगे दूसरी चीज़ों में होता है ना, वो हमारे डीएसए में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये हमारा लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, जैसे देखिए ये आपका 0 इंडेक्स पे स्टोर है, ये 1 इंडेक्स पे स्टोर है। इसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। 0 पे अगर चाहते हैं कि 20 आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये इम्यूटेबल है, ठीक है। डिक्शनरी की बात करते हैं, ये ऑर्डर्ड वैल्यू होता है, ऑर्डर्ड होता है एज 3.27 प्लस। यहाँ आप देखते हैं की वैल्यू पेयर में होता है, की वैल्यू और की होता है, इसमें वैल्यू होता है, ये पेयर्स में होता है, की होता है, वैल्यू होता है, पेयर्स में होते हैं। और सब की क्या होता है, यूनिक होता है। देख लेते हैं कैसे। आईडी दिया है, एक की दिया है, यहाँ पे नेम दिया है, 2 की दिया है, तो जस्ट आईडी और किससे सेपरेट किया गया है, कॉलन से सेपरेट किया है, कॉलन से सेपरेट किया है, ठीक है। ये यहाँ पे 1 है, तो आईडी पहला की में क्या स्टोर किया गया है, 1, मतलब आईडी के अंदर 1 स्टोर है। नेम के अंदर ये की है, इसके अंदर क्या स्टोर किया है, जेमिनी स्टोर है। सिंपल सी बात है। अब थोड़ा-सा मैं बात करना चाहूँगा, थोड़ा समझाना चाहूँगा कि मान के चलिए इसको एक्सेस करना हो तो इंडेक्सिंग वाइज़ एक्सेस कर लेते हैं। इसको भी इंडेक्सिंग वाइज़ एक्सेस कर लेते हैं। बट इसको एक्सेस करना हो तो किस हिसाब से एक्सेस करेंगे? इसको की के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। और एक और बात बताना चाहता हूँ, इसमें कभी भी मतलब कि सिमिलर काइंड्स ऑफ कीज़ नहीं होते हैं। और दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा कि कभी भी इसमें की का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कभी भी की चेंज नहीं किया जा सकता, है ना? इस की को चेंज नहीं कर सकते। वैल्यू अगर यहाँ पे 1 लिख के चाहता हूँ कि यहाँ पे आईडी चेंज कर दूँ, आईडी की जगह कुछ दूसरा चीज़ लिख दूँ, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेट की बात करते हैं। सेट क्या होता है? नॉर्मल सेट जो पढ़ने वाले हैं सेट, है ना? उसी सेट की बात कर रहा है। उसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होती, इसमें भी नहीं होती। इसमें ऑर्डर्ड और यूनिक। तो देखिए सिमिलरिटी सब ऑर्डर्ड है, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड है, इतना याद रखिए। सॉरी, ये अनऑर्डर्ड है, बाकी 3 ऑर्डर्ड है। और ये यूनिक होता है, ये एलिमेंट को स्टोर करता है। अब देखिए इसमें सिमिलरिटी क्या है, दोनों किसमें कर्ली ब्रेसेस में स्टोर है ना? है ना? बट इसमें है कि की से स्टोर मतलब की से एक्सेस किया जा सकता है, इसको ऐसे नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे 11th क्लास में सारी चीज़ें हैं। अभी लेक्चर आएगा, सारी चीज़ें उसमें बता दूँगा, ठीक है? अभी तो मैं फास्ट रिवीजन हो रहा है, जल्दी-जल्दी चीज़ें उसमें कवर की जाएँगी, ठीक है? यहाँ पे म्यूटेबिलिटी की बात करते हैं, तो म्यूटेबल वो होता है जिसकी क्या हो सकती है, क्रिएट करने के बाद उसकी चीज़ें हम लोग चेंज कर पाएँ। उसमें जो वैल्यूज़ है उसको चेंज कर पाएँ। जैसे लिस्ट हो गया और डिक्शनरी हो गया, है ना? इम्यूटेबल की बात करते हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया। अगर इंटीजर चेंज करना चाहेंगे तो चेंज तो होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, बट उसका जो लोकेशन होता है ना, मेमोरी एड्रेस होगा ना, उसका मेमोरी एड्रेस आपका चेंज होगा। आईडी फंक्शन का यूज़ करके आप देख सकते हैं, आईडी फंक्शन का यूज़ कीजिएगा और देखिएगा आपको चीज़ें वहाँ पे दिखेंगी कि हाँ, चेंज हो गया। फ्लोट में भी सेम, स्ट्रिंग में भी सेम, टपल में भी सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिया गया, एग्जाम्पल से समझाया गया है। एग्जाम्पल से कैसे समझाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्ट के अंदर लिखा गया है 1, 2, 3 लिखा गया यहाँ पे। 1 की जगह पे देखिए यहाँ पे तो ये 0 इंडेक्स पे 1 है, 2 किस पे कितने इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है, और 3 कितने इंडेक्स पे यहाँ पे रखा गया है, देखा जाए तो इसकी बात कर रहे थे हम लोग, है ना? तो यहाँ पे देखिए 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, और ये हमारा कितने इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे है। तो मैं चाहता हूँ ये 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर हुआ है, 1 स्टोर हुआ है, तो लिस्ट 0 इंडेक्स पे। अब मैं चाहता क्या हूँ कि यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ जाए, 99 स्टोर हो जाए। तो 99 कैसे स्टोर होगा ये बताइए कैसे? तो स्टोर होने करने के लिए 0 इंडेक्स लिख दिया कि यहाँ पे 0 पे हम इंडेक्स पे क्या स्टोर करवाना चाहता हूँ, 99 करवाना चाहता हूँ, 1 को रिमूव करना चाहता हूँ। ये हो जाएगा, कहेगा ओके म्यूटेबल है, क्योंकि चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा 99 और 3 स्टोर होगा। बट ये जब इम्यूटेबल होता है तो नहीं, वो एरर देगा। अगला नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे अगला एग्जाम्पल में देखते हैं। एस है, यहाँ पे मैं स्टोर करवाया हूँ, क्या स्टोर करवाया हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ मैं, नॉर्मल चीज़ स्टोर करवा रहा हूँ, हेलो, एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है ना। जब स्ट्रिंग है तो इसके अंदर हम लोग क्या करें, इसके 0 इंडेक्स पे देखिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड 4, देखिए 0, 1, 2, 3 एंड 4 है ना, 4 4 ही है ना, 0, 1, 2, 3, 4, सॉरी 4 ही है, क्यों 0 से हम लोग लेके चल रहे हैं, सॉरी। तो ऐसे मैं सोच रहा था 5 लिखा हुआ, तो क्यों 5 नहीं हो रहा है ना, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 0 से होता है, 0 से सिर्फ 4 तक ही जाएगा। तो मैं 0 मतलब एच की जगह पे मैं चाहता हूँ जे हो जाए, क्या हो जाए, एच की जगह पे क्या आ जाए, जे आ जाए। कहेगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये इम्यूटेबल है सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं कर सकते तो ये नहीं करेगा, यहाँ पे एरर मुझे थ्रो कर देगा, ठीक है। ये यहाँ पे अगला देख लेते हैं, इसमें भी ये तो हमारा था, नॉर्मल था, स्ट्रिंग था। अब टपल की बात कर लेते हैं, टपल में बोला इम्यूटेबल होता है। जब टपल इम्यूटेबल होता है तो कैसे इम्यूटेबल है ये देख लेते हैं। तो 10 है, 20 है, और क्या यहाँ पर रखा हुआ है, 10 कौन से इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है ना। 0 इंडेक्स पे 10 है, मैं चाहता हूँ कि 10 की वैल्यू क्या आ जाए, 99 स्टोर है। 0 इंडेक्स पे क्या आ जाए, 99 स्टोर है, क्योंकि 0 इंडेक्स पे 10 है, मैं नहीं चाहता 10 रहे, यहाँ पे 99 हो जाए।
बट यहाँ पे एरर देगा, कहेगा सर ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इम्यूटेबल हूँ, आपने पहले ही पढ़ा था कि मैं इम्यूटेबल हूँ, तो आप मुझे चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं कहा ठीक कोई बात नहीं, तो नहीं कर सकते इसको चेंज। तो आप समझ गए कौन कौन इम्यूटेबल है, कौन इम्यूटेबल है, और चीज़ें यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सप्रेशन की बात करते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन होता है वैल्यू क्या और वेरिएबल का और ऑपरेटर का, ये सबको मिला के क्या बनता है हमारा एक्सप्रेशन। नॉर्मली एक्सप्रेशन आपने बनाया होगा, मैथ में तो बनाए होंगे ना, जैसे हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये सब एक्सप्रेशन वही समझिए, उसी टाइप का एक्सप्रेशन कहते हैं, उसी को कहते हैं। इसमें आता है हमारा सबसे पहले क्या आता है, ऑपरेटर की बात करते हैं ना। ऑपरेटर, तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर वो होता है, क्या होता है कि किसी चीज का ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। वो कैसा भी ऑपरेशन होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, किसी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने में क्या हेल्प करता है? ऑपरेटर हेल्प करता है। ठीक है, वैल्यू दैट आर ऑपरेटर, देखिए क्या लिखा था, वैल्यू दैट द ऑपरेटर एक्ट्स अपॉन आर कॉल्ड ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है? जिस पे ऑपरेटर एक्ट करता है, जिस पे वर्क करता है, वही आपका क्या होता है? ऑपरेंड होता है। इतना याद रखिए, ऑपरेट जो होता है ना, जिस पे एक्ट करता है, जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो हमारा क्या होता है? ऑपरेंड होता है। जैसे अगर एक्सप्रेशन यहाँ देखा जाए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ है, 10+5 क्या दिया है यहाँ पे? 10+5 एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, 10 दिया है और 5 दिया है, तो ये दोनों क्या होंगे आपके? ये दोनों ऑपरेंड है। क्या है यहाँ पे? कितना ऑपरेंड है? 2 ऑपरेंड है। यहाँ पे कितना ऑपरेटर है? एक ऑपरेटर है। प्लस क्या है आपका? ऑपरेटर है, और 10 और 5 क्या है आपके? ऑपरेंड है। इतना याद रखिए। ऑपरेटर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, जिसमें होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, आपके क्या है यहाँ पे? मॉड्यूलो है, मॉड्यूलो ऑपरेटर जो रिमाइंडर देता है, ये रिमाइंडर देता है। फ्लोर डिवीजन क्या होता है ये बताता हूँ। सिर्फ मान के चलिए, ऐसे देखिए 5 को मैं 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ, और डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 2.5 आंसर आएगा। आएगा, सिंपल सी बात है। जब 2.5 आंसर आएगा तो मैं नहीं चाहता कि मतलब फ्लोर डिवीजन आप क्या करेगा, सिर्फ मुझे 2 आंसर देगा और 0.5 क्या कर देगा वहाँ पे? रिमूव कर देगा। ठीक है, समझिए यहाँ पे। और ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो आप जानते ही हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब पावर देता है, मतलब स्क्वायर देता है। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या असाइन किया हूँ मैं? 10 असाइन किया हूँ। बी का वैल्यू मैं 3 असाइन किया हूँ। और यहाँ पे एक ऑपरेटर है ए प्लस बी। यहाँ पे मतलब एक ऑपरेंड ए है, दूसरा ऑपरेंड बी है, और यहाँ पे एक ऑपरेटर लगा हुआ है। अगर एक ऑपरेटर लगा होता तो उसे यूनिनरी ऑपरेटर कहते हैं। 2 ऑपरेटर लगे होते हैं तो उसमें बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। 3 ऑपरेटर लगे होते हैं उसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। सिंपल सी बात याद रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने ऑपरेटर है? एक ऑपरेटर, से यूनिनरी ऑपरेटर कहेंगे। ए में क्या वैल्यू है हमारे पास? 10, बी में वैल्यू हम 3, तो ऐड होके आ गया 13, क्योंकि ए की जगह पे क्या स्टोर हो गया? बी की जगह पे क्या स्टोर हो गया? 3, तो ऐसे यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे लिखा है ए बी लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा है? फ्लोर डिवीजन लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है 10 की जगह पे आ गया 10, बी की जगह पे आ गया 3, डिवाइड किया जाएगा, मतलब फ्लोर डिवीजन होगा, तो क्या आंसर आएगा बताइए आप ही? इससे जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 3.3333 आएगा। 3 को रिमूव करते हैं, सिर्फ 3 आंसर दे दिया वहाँ पे। यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू लॉस हो जा रहा है, यहाँ पे डेटा क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। ठीक है, और ये पावर देता है, मतलब ए का पावर 2, मतलब यहाँ पे देखिए 10 का पावर 2 मतलब 100 आएगा। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गया। ये भी आपका यूनिनरी ऑपरेटर, ये भी यूनिनरी ऑपरेटर, ये भी हो, क्योंकि आप ध्यान से एक ही ऑपरेटर है यहाँ पे, ध्यान से देखिए एक ही ऑपरेटर है, 2 ऑपरेटर मत समझिएगा, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर वो होता है कि जो हमेशा क्या देता है? बुलियन वैल्यू देता है। क्या वो देता है? बुलियन वैल्यू देता है। बुलियन वैल्यू क्या हो सकता है? जिसे कहते हैं ट्रू या फॉल्स देता है। क्या देता है? ट्रू फॉल्स देता है। मान चलिए ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, ए या फिर बी से बड़ा हो सकता है, या बी से छोटा हो सकता है। तो मैं बोलता हूँ कि ए क्या बी से बड़ा है, तो यहाँ अगर बड़ा है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सेम ही चीज है, मतलब ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने पढ़ा होगा, मतलब अगर अभी 11th में आप पढ़ ही रहे होंगे, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा होगा। क्या पढ़े होंगे? मतलब ये आप लॉजिकल गेट्स के बारे में पढ़े होंगे ना। लॉजिकल गेट के बारे में पढ़ा है कोई? अगर लॉजिकल गेट के बारे में पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि एक एंड गेट होता है, एक और गेट होता है, एक नॉट गेट होता है, नैंड भी होते हैं और एंड और नॉर भी गेट होता है। बट हम लोग इतनी बात करते हैं एंड और नॉट, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, कि कैसे यहाँ पे इसका एक इम्प्लीमेंटेशन किया गया है ना, पाइथन प्रोग्राम के हेल्प से। देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू मैंने 15 किया है, क्या डाला है? एक्स का वैल्यू मैंने 15 डाला है, और चेक कीजिए एक्स जो है क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन 10 है। एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखिए 15 है, या 15 आएगा। क्या 15 10 से बड़ा है? तो बोलिए बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया 2 आ गया। एंड एक्स यहाँ पे चेक करिए, क्या एक्स की वैल्यू क्या है? 15। क्या एक्स 20 से छोटा है? बिल्कुल सही, छोटा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 2, दोनों 2 आ गया। दोनों 2 रहेंगे तभी क्या आता है? 2 आता है। अभी थोड़ा-सा मैं ये समझाता हूँ, अभी समझाया नहीं, मैं बताता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर एंड कैसे काम करता है। जब 2 2 है तभी 2 रहेगा। जब 2 फॉल्स है तो आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स 2 है
भी आपका फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स होगा। एक ही कंडीशन में ट्रू रहता है जब दोनों ट्रू रहता है, तो यहाँ पे दोनों ट्रू था तभी ट्रू आंसर आया। अदरवाइज इसमें से कोई भी एक भी फॉल्स हो जाता तो आपका आंसर क्या आता? फॉल्स ही आता है। दोनों फॉल्स होते तो फॉल्स तो आता ही है। और में ऐसा केस नहीं है, और में ऐसा बिल्कुल केस नहीं है। अगर और में एक भी कंडीशन सही होता है, मतलब इन दोनों में से कोई एक भी सही रहता तो ट्रू आंसर आता, मतलब कि ट्रू ट्रू है तभी ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तभी ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू है तभी ट्रू आएगा, जब फॉल्स फॉल्स ना हो। जब भी दोनों ये तुम्हारे आपके क्या हो जाएंगे, जो भी ये आपके रिलेशन ऑपरेटर है ना, अगर ये दोनों गलत हो जाएंगे तो ये आपका क्या आंसर आएगा? फॉल्स आएगा। इतना याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। और ये आपका यहाँ पे एक कहा जाए तो कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे लगाया गया है। ये नॉट भी बताता हूँ। नॉट का काम क्या होता है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो यहाँ देखिए, क्या ये बराबर है? तो ये कहेंगे नहीं, बराबर नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स को अपोजिट कर देगा, क्या कर देगा? एंड नॉट क्या कर देता है? ट्रू कर देता है। तो इसके अंदर क्या है? फॉल्स आया है, और इसको क्या कर देगा? ये नॉट कर देगा, मतलब फॉल्स को ट्रू कर देगा। टाइप कास्टिंग की बात करते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग ऑल्सो नोन एज टाइप कन्वर्जन। टाइप कास्टिंग को हम क्या कहते हैं? टाइप कन्वर्जन कहते हैं। टाइप कन्वर्जन मतलब क्या होता है? एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है। टाइप कास्टिंग मतलब होता है टाइप कन्वर्जन, मतलब एक डेटा टाइप को हम लोग दूसरे डेटा टाइप में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब थोड़ा समझाना चाहते हैं। यहाँ लिखा है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। यहाँ बता रहा है, यहाँ पे दो टाइप के बताया, तो बहुत पहले से बताते चल रहा हूँ मैं। इम्प्लिसिट होता है और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है जो ऑटोमेटिक होता है। यहाँ लिखा है दिस इज ऑटोमेटिक कास्टिंग। ये ऑटोमेटिक होता है। पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वंस डेटा टाइप टू अदर विदाउट एनी यूजर इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डेटा लॉस। एक और बात बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कहता है कि जब भी इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है तो उसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। कैसे नहीं होता? क्योंकि अभी मैं समझाता हूँ कैसे नहीं होता है, ठीक है। ऐसे समझिए, मान के चलिए कि अगर कोई अरिथमेटिक जैसे होगा कि मान के चलिए कोई इंटीजर है ना, वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें कोई डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर फ्लोट वाला चीज़ है, अगर इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो उसमें डेटा लॉस होगा। कैसे होगा? मान के चलिए 2.5 है, वो तो फ्लोट नंबर है, फ्लोटिंग नंबर है। 2.5 को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो सिर्फ वो 2 ही नहीं आएगा, उसका 0.5 क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो 0.5 रिमूव हुआ तो कुछ डेटा लॉस हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ 2 ही ना आया मेरे पास। एक्सप्लिसिट था। जब हम लोग इंटीजर से फ्लोट में जाते हैं तो इम्प्लिसिट है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर में जा रहा है, छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में जा रहा है, तो वो आपका इम्प्लिसिट होता है। लेकिन बड़े डेटा टाइप से अगर छोटे डेटा टाइप में आते हैं तो आपके क्या हो जाता है? वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। और कभी भी जब कोई भी चीज होता है ना, खुद से होता है ना, तो वो आपका अच्छा होता है, इतना याद रखिएगा, है ना। तो उसमें कोई डेटा लॉस नहीं होता है। ये कह रहा है कि जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है तो खुद से होता है, मतलब पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली कर देता है, तो उसमें कोई डेटा लॉस आपका नहीं होता। बट जब एक्सप्लिसिट होता है तो इसको मैनुअली किया जाता है, खुद किया जाता है, तो उसमें डेटा लॉस होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटीजर दिया हुआ है ना, इंटीजर 10 है, इसमें 10 लिए हैं। यहाँ पे इंटीजर दिया है, एक फ्लोट दिया है 1.5 दिया है, ये आपको फ्लोट है ना। इनका रिजल्ट क्या आ रहा है कि इंट में ये 10 प्लस 1.5 करवा रहे हैं, और फिर इसका हम लोग टाइप देख रहे हैं। टाइप देखते हैं तो बताता है कौन से टाइप का है। तो आप देखिए 10 प्लस 1.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11.5 आएगा। जब इसका रिजल्ट देखेंगे तो क्या आ जाएगा? जब इसका रिजल्ट चेक करेंगे तो रिजल्ट नहीं शो करेगा, मतलब उसका टाइप चेक कर रहे हैं, तो टाइप क्या शो करेगा? फ्लोट शो करेगा, ठीक है। क्या शो करेगा? उसका टाइप क्या शो करेगा? फ्लोट शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। तो ये कन्वर्जन करता है, ये मैनुअली किया जाता है ना, जो प्रोग्रामर होता है ना, टाइप कास्टिंग को प्रोग्रामर करता है, ठीक है। तो प्रोग्रामर यूज बिल्ट इन फंक्शन, कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जैसे मैं इंट फंक्शन हो गया, फ्लोट फंक्शन हो गया, ये सब फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन हो गया। बिल्ट इन फंक्शन होता है जो फोर्सफुली वेरिएबल को स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट करता है, एक स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट करता है। दिस इज रिक्वायर्ड व्हेन पाइथन कैन नॉट सेफली गेस हाउ टू कन्वर्ट द डाटा टाइप। पाइथन खुद से नहीं कर पाता, इसीलिए उसको एक्सप्लिसिटली जो प्रोग्रामर होता है खुद से करता है ना, मैनुअली करता है। इसमें क्या होता है? डेटा लॉस हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे? डेटा लॉस होता है, इतना याद रखिएगा आप लोग, है ना। और क्यों होता है? क्योंकि हम लोग फोर्सफुली कर रहे हैं, इसीलिए डेटा इसमें लॉस होता है। नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे यह है क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर में देखिए क्या स्टोर करा गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से चेक कर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से यहाँ देखिएगा। यहाँ 45 लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? 45 लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, ये 45 तो कितने लोग कहेंगे जो कम पढ़ा होगा, पाइथन प्रोग्राम में नहीं उतना जानता होगा, तो कहेगा ये तो सर इंटीजर लिखा हुआ, बट ये इंटीजर नहीं है। क्यों? यहाँ पे चेक कीजिए, आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इसका मतलब समझिए क्या है आपका? ये आपका लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग। क्या है आपका? ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है ना। जब ये आपका स्ट्रिंग है तो आपको इंटीजर मत मानिए, क्या मानिए? इसको स्ट्रिंग मानिए। जब स्ट्रिंग में लिखा हुआ तो स्ट्रिंग ही मानिए इसको, इसको इंटीजर नहीं है। अगर आप इसमें 45 5 करवाएंगे ना, तो जानते हैं क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, एरर दे देगा, क्योंकि आप स्ट्रिंग में आप क्या ऐड कर रहे हैं? इंटीजर ऐड कर रहे हैं। कभी होता है? कभी नहीं होगा ऐसी चीजें। मैथ्स में हो सकता है बट यहाँ नहीं होता है, ठीक है। ये
प्रोग्राम में नहीं होगा, तो याद रखिएगा इसमें। यहाँ पे लिया है इंट दिया है और नंबर में हमने क्या लिया है, नंबर में 45 आ गया। अब नंबर का वैल्यू क्या है 45 स्ट्रिंग में है, उसको मैंने इंट फंक्शन के हेल्प से इसमें कन्वर्ट कर दिया, मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट किया। यहाँ पे कोई डेटा लॉस नहीं हुआ, बट यहाँ पे अगर उसमें रहता फ्लोटिंग पॉइंट में रहता डेटा लॉस हो जाता है। और फिर मैंने 5 ऐड किया तो यहाँ पे 50 आ गया। अब आप देखेंगे जब इनपुट हम लोग ले रहे थे, तो जब मैंने एज इनपुट लिया था, तो एज को मैंने इंट फंक्शन की हेल्प से मैंने स्ट्रिंग को मतलब 20 मतलब जो मैं 20 एज लिया था, तो 20 जो एज था असल में वो क्या था, असल में वो क्या था, असल में वो एक स्ट्रिंग था, लेकिन मैंने इंट फंक्शन का यूज किया था और उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया था, मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया था और फिर 22 मेरा आ गया था। यहाँ पे एक और चीज कीजिए, यहाँ पे 3.14 लिखा है, ये भी आपका क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये भी क्या है आपका स्ट्रिंग है। जब स्ट्रिंग है इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया है, देखिए फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब कहेंगे नहीं सर ये 3.14 फ्लोट में लिखा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, फ्लोट में नहीं लिखा हुआ ये। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब क्या है, ये आपका स्ट्रिंग है, ये आपका क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को इसमें कन्वर्ट करना है फ्लोट में। अभी गलती मत कीजिएगा ऐसे, इसको अगर इसमें 5 ऐड करेंगे ना 8.14 नहीं आएगा, यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि आप स्ट्रिंग में फिर से आप क्या ऐड कर रहे हैं, इंटीजर ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल एरर यहाँ पे थ्रो कर देगा। तो याद रखिएगा ये सब चीजें, ठीक है, बहुत फोकस वाली बातें हैं। टाइप्स ऑफ पाइथन ऑपरेटर की बात करते हैं, कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो पाइथन इज अ ग्रुप ऑफ बेस ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें थोड़ा देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप्स, है ना, जी किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से और डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, उसके ब्रेक डाउन करते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज देख लेते हैं ना। पहला है आप अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। इन दोनों को नहीं पढ़ाया हूँ, इन तीनों को पढ़ाया हूँ, मतलब इन तीनों चारों को पढ़ाया हूँ। कहेंगे नहीं सर आप इसको नहीं पढ़ाए। अरे नहीं नहीं बाबू, इसको रिलेशनल ऑपरेटर को ही कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं, इसको रिलेशन ऑपरेटर भी कह सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मॉड्यूल ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, पावर फ्लो डिवीजन, याद रखिएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करने के लिए, वैल्यू असाइन करने के लिए, इज इक्वल टू 5 में बी का वैल्यू डाल दो, मतलब ए में 5 डाल दो, सिंपल सी बात है। ए इज इक्वल टू 5। अब ए में मान के चलिए ए का वैल्यू मैंने ले लिया, चलिए यहाँ पे ए का वैल्यू मैंने ले लिया, इससे मैं बताता हूँ ए का वैल्यू क्या लिया जाए, जल्दी बताइए आप लोग। छोटा ही वैल्यू लिया जाएगा, ज़्यादा 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 बड़ा वैल्यू लेने से कोई फायदा नहीं। मान लीजिए मैंने लिखा के अंदर मैंने 2 ले लिया है ना। मैं क्या करवा रहा हूँ, ए प्लस इज इक्वल्स टू 5। ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए इस पे, ध्यान दीजिए आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। जब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो चीज़ यहाँ दिखाई देंगी, में वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे अब इसका दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं, मतलब इसको जो मैं लिख के बताता हूँ, इसका 7 आंसर आएगा, कैसे आएगा उसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो जो कंप्यूटर अपने अंदर जो प्रोसेस करेगा, जब सीपीयू को प्रोसेसिंग करेगा तो क्या लिखेगा, ए इज इक्वल्स टू, लिखेगा ए, है ना, और फिर लिखेगा प्लस 5, ये लिखेगा, सिंपल सा ये लिखेगा, ठीक है। तो क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 2, यहाँ लिखेगा 2 प्लस 5, क्या आ जाएगा आंसर 7 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 7 समझ में आया आपको, 7 कैसे आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई रहता ए मल्टीप्लाई 5, तो मतलब ए का वैल्यू 2 था 10 आ जाता। तो ऐसे ही सारी चीजें, मतलब अब समझ में आ गया होगा आपको चीजें ये वाली कैसे होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं, मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, साफ कॉपी भी साफ रहे और चीजें भी साफ रहे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया आपका, फिर आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं। कंपैरिजन होता है कि दो वैल्यू को कंपेयर करता है, फॉल्स में चीजें रिटर्न करता है, बूलियन देता है वैल्यू बराबर है, जो बता चुका हूँ ये, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं, लॉजिकल होता है, इसमें होता है एंड होता है, सिर्फ ट्रू पे ही ट्रू, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहता है तो तभी ट्रू देता है, अदरवाइज सब में फॉल्स देता है, सब में फॉल्स देता है। मतलब दो स्टेटमेंट ट्रू है तभी, जब ट्रू है तब ट्रू देगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स नहीं देगा, फॉल्स ट्रू है तभी फॉल्स देगा, और फॉल्स फॉल्स है तभी फॉल्स देगा। और कब के देता है, और का ध्यान दीजिए, और हमेशा ट्रू देगा, हमेशा ट्रू ट्रू है तभी ट्रू देगा, ट्रू फॉल्स है तभी ट्रू देगा, फॉल्स ट्रू है तभी ट्रू ही देगा। जब तक फॉल्स फॉल्स ना रहे तब क्या नहीं देगा, वो फॉल्स नहीं देगा। नॉट की बात कर लेते हैं, नॉट अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, और ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर बात करते हैं, ये चेक करता है सेम मेमोरी लोकेशन, अगर सेम मेमोरी लोकेशन में है वैल्यू देगा। मान चलिए ए और बी वैल्यू क्या है
5 है। ए और बी दोनों क्या स्टोर किए हैं? 5 लिए हैं। दोनों 5 लिए हैं तो चेक किया है क्या ए इज़ बी, मतलब बताया कि ए और बी का मेमोरी लोकेशन सेम है। अगर सेम है तो बिल्कुल सही भाई, तो है, अदरवाइज़ फॉल्स रहेगा, सिंपल सी बात है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कहता है? ये बताता है आपको एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, मतलब किसी चीज़ में, लिस्ट में या फिर स्ट्रिंग में इसका यूज़ करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर का, कि चेक करते हैं कि मान के चलिए लिस्ट या फिर स्ट्रिंग में चीज़ है कि नहीं है, ठीक? अगर है तो अगर इन यूज़ कीजिए, नहीं है तो नॉन इन का यूज़ कीजिए। इसका बात यूज़ करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर का। अगर अगर मैं सोचता, अगर इसमें वीएस कोड का यूज़ करता तो मैं ज़रूर आपको एक प्रोग्राम करके दिखाता जिसका हम लोग करते हैं, उसमें फाइंड करते हैं कि कोई भी दिया रहता है, मतलब कि हम लोग अल्फ़ाबेट काउंट करते हैं। उसमें अल्फ़ाबेट में जैसे हम लोग होता है ना, उसमें काउंट करते हैं हम लोग, वोवेल काउंट करते हैं कि उसमें कोई भी नंबर, कोई भी आप नाम लिख रहे हैं, जैसे आप जय लिख रहे हैं, जय सिंह लिख रहे हैं, चाहे जयचंद लिख रहे हैं, चाहे जयकांत, कुछ भी लिख रहे हैं आप लोग, उसमें क्या चीज़ है, मतलब कितने उसमें वॉवल्स उस काउंट करने के लिए हम लोग, इसमें हम लोग इसका इसका यूज़ करते हैं, हम लोग देखते हैं आप लोग। तो अब इतना बड़ा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा, मतलब ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए नहीं किया जा रहा है, ठीक है? मैथ लाइब्रेरी, आप बहुत सारे लाइब्रेरी के फंक्शन की, मतलब मैथ मॉड्यूल की बात देखेंगे। पाइथन मैथ मॉड्यूल is a built-in library that provide the access the mathematical functions। इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है, मतलब इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। लाइब्रेरी बहुत सारे लाइब्रेरी, अभी तो शुरू शुरू में आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज के नाम बताया था, तो जानते ही हैं। इसमें एक मैथ फंक्शन लाइब्रेरी है, रैंडम लाइब्रेरी है। आप 11th क्लास में, अगर अगर कोई 11th क्लास में, तो अभी तो आगे पढ़ा जाएगा। अगर 12th में आया तो आप बिल्कुल 11th में पढ़ेंगे तो आप जानते होंगे। SQRT सीलिंग और फैक्टोरियल स्क्वायर रूट, फैक्टोरियल निकालना, सीलिंग वैल्यू निकालना तो आपको आता ही है। अब इसको यूज कैसे करते हैं? इंपोर्ट करवाइए, कोई भी लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। इंपोर्ट, जो भी लाइब्रेरी चाहते हैं उसको नाम लिखिए, और एज एलियास, अब इतना बड़ा चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते, इतना बड़ा मैथ नहीं लिखना चाहते, तो एज एम लिख दीजिए, तो m.sqrt लिख सकते हैं, m.p लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट 4 आएगा। अब ये देखिए, हमेशा स्क्वायर रूट किस में आता है, मतलब जब भी SQRT फंक्शन जो रिटर्न करता है, हमेशा क्या देता है? वो फ्लोटिंग वैल्यू देता है, इसलिए आप ये भी याद रखिए। ठीक है, वैल्यू देगा 3.14, जो भी आगे तक जाएगा वो पूरा देगा, लेकिन इनफिनाइट तक नहीं देगा, कुछ 7-8 डिजिट देगा, उसके बाद वो रुक जाएगा वहाँ पे, ठीक है? इतना याद रखिएगा। अब बहुत सारी इसमें लाइब्रेरीज़ हैं, अगर पढ़ने बैठे तो आप कभी खत्म ही नहीं होगा, इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? लाइब्रेरीज़ बहुत सारे हैं, रैंडम है, पैंडास हैं, आपकी लाइब्रेरीज़ हैं, आपके नमपाई है, आपका मैटप्लॉटलिब है, साइकिट-लर्न है, मतलब ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, है ना? इसके लिए बता, न्यूरल नेटवर्क के लिए बता रहा हूँ, है ना? फिर टेंसरफ्लो है, पाइटॉर्च है ना? और बहुत सारे सीबॉन है, मतलब ये सब कुछ डेटा विजुअलाइज़ेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, कुछ यहाँ पे एरे के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ ऐसे डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ ऐसा है कि उसमें हम लोग मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम है उसके लिए साइकिट लर्न, मतलब उसी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग जैसे सब, अभी तो आपको बेसिक है, अब जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग सब सब ये पढ़ना है, और हो सके तो सारी चीज़ें यहीं से पढ़नी पड़े हमें, लिए सारी चीज़ें तो, है ना? आगे देखिएगा सब चीज़ें। फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं। थिंक ऑफ फ्लो कंट्रोल एज अ ट्रैफिक सिस्टम। ये फ्लो कंट्रोल क्या होता है? ट्रैफिक सिस्टम की तरह होता है ना? विदाउट इट पाइथन सिंपली रीड योर स्क्रिप्ट फ्रॉम टॉप लाइन line, bottom line to line like a story, है ना? Flow control allow a program to skip section, repeat action, choose between different path based on the data type। मतलब इसमें क्या कहना चाहता है, थोड़ा समझ जाते हैं हम लोग, थोड़ा कि ट्रैफिक सिस्टम की तरह होता है। कैसे ट्रैफिक सिस्टम की तरह होता है? अगर आप लोग फ्लो कंट्रोल का यूज नहीं करते तो कोड आपका लाइन बाय लाइन चलता है। एक कोड एक लाइन चलता है, दूसरा लाइन चलता है, तीसरा, जैसे आप किताब नॉर्मली पढ़ते हैं ना, कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ऐसे पढ़ते जाते हैं, ऐसे लाइन पढ़ते हैं, ठीक है? उसी प्रकार है कि लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है? बट अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई लाइन बाय लाइन ना चले कोड, कोई चीज़ हम लोग स्किप करना चाहते हैं, कोई ब्लॉक ऑफ कोड को हटाना चाहते हैं, तो हम उसकी जब ये सब चीज़ें करना चाहते हैं ना, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फ्लो कंट्रोल का यूज़ करते हैं, ठीक है? या फिर किसी चीज़ को रिपीट करने के लिए, कोई एक्शन को बार-बार रिपीट करने के लिए, या फिर 2 चीज़ों को चूज़ करने के लिए, 2 चीज़ों को चूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्लो कंट्रोल का यूज़ करते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा कि हम लोग ऐसा समझिए, किसी सेक्शन को रिपीट करने के लिए, किसी सेक्शन को स्किप करने के लिए, या फिर किसी 2 चीज़ों को रिपीट, मतलब ऐसे चूज़ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फ्लो कंट्रोल का यूज़ करते हैं। आगे हम लोग देखा जाए तो इसमें आता है कंडीशनल स्टेटमेंट आता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा ये क्या करता है? हेल्प करता है। दिस अलाउ योर प्रोग्राम टू ब्रांच आउट, मतलब ये 2 भागों में ब्रांच कर देता है। उसमें से कोई एक ही ब्रांच में हम जा सकते हैं। जैसे आप खड़े हैं, जैसे कि और 2 रास्ते हैं, आप उसमें किसी एक ही रास्ते पे जा पाएँगे। अब उसमें कंडीशन होगा किस रास्ते पे, कोई रास्ता अगर छोटा है, उसमें देखेंगे दोनों रास्ते जो कौन-सा छोटा है उसके अकॉर्डिंग आप जाएँगे। कंडीशन चेक करेंगे ना भाई, कि आपको क्या देखना है। अगर छोटा है तो उस रास्ते जाएँगे, अगर साफ, ये भी कहीं देखना नहीं, साफ नहीं, मुझे साफ रास्ता चाहिए। ऐसा रास्ता हो जो थोड़ा बड़ा हो लेकिन साफ हो, मतलब उसमें ट्रैफिक कुछ ना हो, ट्रैफिक ना हो, तो वो रास्ता चुनेंगे आप। उसके अकॉर्डिंग, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग आप चीज़ें चुनते हैं। वही हमारा क्या होता है? कंडीशन होता है, ठीक है? इसमें कंडीशन लिखा हो तो कंडीशन समझ जाइए। द एंट्री पॉइंट
इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर एंट्री करते ही अगर उसमें कंडीशन दिया होगा ट्रू है, के अंदर जो भी कोड लिखा होगा, उसके बॉडी में जो भी कोड लिखा होगा वो रन करेगा, है ना? एल्स इफ की बात करें, एलिफ की बात करते हैं, चेक न्यू कंडीशन, अगर इफ वाला कंडीशन गलत हो गया तो एलिफ का कंडीशन चेक होगा। अगर ये चेक होता है, अगर ये लिखा है कि एलिफ तभी रन करेगा जो इसका प्रीवियस वाला जो स्टेटमेंट कंडीशन है ना उसका फॉल्स है। मतलब इफ का कंडीशन पहले आता है, इफ के बाद ही एल्स आता है, एलिफ आता है। एलिफ इफ के पहले नहीं आ सकता है। तो इफ आता है फिर एलिफ आता है। एलिफ का कंडीशन भी मतलब ये कोड रन करेगा जबकि इफ का कंडीशन फॉल्स हो चुका है और एलिफ का कंडीशन ट्रू हुआ है तभी रन करेगा, ठीक है? और ये भी याद रखिएगा कि कभी भी दोनों का कोड मतलब दोनों का कंडीशन सही नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपका प्रोग्राम गलत है और उसको सही कीजिए आप लोग, ठीक है? यू कैन हैव मल्टीपल एलिफ ब्लॉक्स, आपके मल्टीपल एलिफ ब्लॉक हो सकते हैं। इफ ब्लॉक भी मल्टीपल डाल सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। एलिफ ब्लॉक को मल्टीपल डालिए ना, मल्टीपल एलिफ ब्लॉक को डालिए और उसको यूज कीजिए, ठीक है? अगर ये दोनों गलत हो गए, इन दोनों का कंडीशन गलत हो गया तो एल्स तो रन करेगा। द फॉल बैक प्लान है ये कि अगर सारी चीजें गलत हो गई हैं तब ये भाई रन करेगा, ये हमेशा साथ रहेगा इन सबके साथ। एल्स वाला कि सब गलत है, मैं हूं ना, मैं सही हूँ, टेंशन ना लो तुम लोग, ऐसी चीजें समझिए इसका, है ना? हम लोग कंडीशन की बात कर लेते हैं, इफ कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इन इफ, नॉर्मली सिर्फ इफ है, मार्क्स दिया है 85 मार्क्स दिया है, ठीक है? इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, अगर मार्क्स आपके 90 या 90 से बड़ा है तो आपके आएगा ग्रेड ए प्रिंट होगा। यहाँ पे तो मार्क्स कम दिया है, 90 से 85 दिया है, यहाँ पे रखा जाए 85 का, 85 जो है मार्क्स के अंदर स्टोर हो गया है, तो मार्क्स देख चेक किया जाए। ऐसे समझिए वेरिएबल, वेरिएबल में होता है ना, वेरिएबल वैल्यू स्टोर होता है, ये वेरिएबल ही है, समझिए वेरिएबल ही है। यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो गया 85, 85 चेक करेगा कंडीशन, क्या 85 90 से बड़ा है, 90 के बराबर है? तो नहीं है। तो क्या कोड रन करेगा इसका ब्लॉक वाला कोड? नहीं रन करेगा। तो इसका प्रोग्राम एरर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। प्रोग्राम का रन करेगा लेकिन वहाँ पे ब्लैंक रहेगा, कुछ भी आउटपुट शो नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अगर इफ वाला गलत हो रहा है तो एल्स में करे रन, ये शो करें, यहाँ पे हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। यहाँ पे दिया एज 20 दिया हुआ है, एज में मतलब इस वेरिएबल में क्या है, वैल्यू स्टोर हुई 20 स्टोर हो गया। इफ एज जो है बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए किसकी, 18 से बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 20 दिया है तो यहाँ पे एज पे आ गया 20 आ गया, क्या 20 क्या 80 से बड़ा है? तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडल्ट प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये गलत हो जाता है, इस कंडीशन का अगर गलत हो जाता तो हमारा क्या प्रिंट होता है, यहाँ पे माइनर प्रिंट होता है और ये एल्स वाला ब्लॉक रन करता है। तो ये याद करिए इन दोनों में से एक ही ब्लॉक रन करेगा, या फिर इफ रन करेगा तो एल्स रन नहीं करेगा, और इफ का कंडीशन गलत हो गया तो एल्स रन करेगा, याद रखिएगा। अभी इसका मैं दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है? ये डायग्राम रहा। आप चेक कर रहा है कि अगर ट्रू हुआ है, अगर आपका कंडीशन ट्रू हो रहा है तभी आपके इफ के बॉडी रन करेगा, अदरवाइज फॉल्स होगा तो इफ वाला बॉडी रन नहीं करेगा। और उसके जो इफ के बाद वाले जो चीजें होंगी ना, इफ के बाद वाला मतलब यहाँ पे इसके बॉडी के बाद बाहर जो चीजें लिखी होंगी वो वाला रन करेगा, ऐसा समझिए। उसके बाहर की जो चीजें होंगी वो रन करेंगे, ऐसा याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ पे दूसरा इसका फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसका मतलब कि एलिफ का दिया हुआ है। एलिफ में कह रहा है कि अगर इफ यहाँ पे कंडीशन दिया है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया है, इफ का कंडीशन ट्रू हो गया तो बॉडी, इफ के बॉडी के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे बॉडी में क्या लिखा है, प्रिंट एडल्ट लिखा है, यहाँ पे लिखा है ग्रेड ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए तो ये चीज रन होगी। अभी मैं सॉरी मैं बोला हूँ, प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ एडल्ट यहाँ पे होगा, और यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ग्रेड ए प्रिंट होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है? तो ऐसे याद रखिएगा, समझिए, है ना? अगर फिर वहां पे बात करते हैं फॉल्स, अगर चीजें फॉल्स हो गई यहाँ पे एल्स वाला, जो एल्स के बॉडी में जो चीजें रखी हुई ना वो रन होगा, और फिर यहाँ पे चीजें वहां पे टर्मिनेट हो जाएंगी, है ना? अगर ये रन हो गया तो एल्स वाला रन तो नहीं होगा यहाँ पे, अब एल्स रन नहीं हो पाएगा। इफ रन हो गया है तो अगर इफ रन नहीं होता, यहाँ पे एज कम कर देते हैं, अगर एज मान के चलते हैं 15 कर देते हैं हम लोग, 15 यहाँ पे होता, तो क्या 15 जो है 18 से अबव है या बड़ा है या फिर उससे उसके बराबर है? तो नहीं है भाई। ये वाला ब्लॉक गलत हो जाता और डायरेक्ट एल्स रन कर देता और लिख देता आप माइनर है। तो ऐसे सेम चीजें होती है कि अगर ट्रू है इफ की बॉडी वाला रन करेगा, अगर फॉल्स है तो एल्स के बॉडी वाला रन करेगा, और उसके बाद जो भी इसके बाद के जो स्टेटमेंट लिखे होंगे, इनके बाद के जो भी स्टेटमेंट नीचे लिखे रहते हैं, तो उसके बाद वो रन कर जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलिफ एल्स की बात करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कहते हैं एलिफ लेडर भी कहते हैं इसको, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते हैं। स्कोर 75 यहाँ दिया हुआ है आपका, मतलब कि स्कोर जो वेरिएबल है उसके अंदर 75 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दिया गया है। किया जाए क्या अब इसको थोड़ा सा रन करवाने की कोशिश की जाए। इफ स्कोर, स्कोर में क्या है 75, 75 90 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है? तो नहीं, फॉल्स, तो ये रन नहीं होगा, खत्म। अगले पे आइए, स्कोर 75, 75 80 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है? नहीं, नहीं है,
ये भी आपका रन नहीं होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद आइए स्कोर, क्या यहाँ पे 75 रखिए, 75 70 से बड़ा है या उसके बराबर है, हाँ सही है, अब क्या आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज अगर सारी कंडीशन में फॉल्स हो जाएंगे, सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एल्स वाला प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन, इस वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन सही हो गया, तो यहाँ पे सी प्रिंट हो गया। अगर पूरे कंडीशन अगर फॉल्स हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, एल्स वाला प्रिंट होता है। इतना आप याद रखिएगा। और इसमें से कोई भी एक ही कंडीशन रन होगा, कोई भी इसमें से क्या रन होगा, एक ही कंडीशन रन होगा, मतलब इसमें कोई भी एक ही चीज रन होंगी, मल्टीपल चीजें रन नहीं होंगी। अगर मल्टीपल चीजें रन होती है तो आपको क्या देगा, यहाँ पे एक एरर दे देगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेस्टेड इफ की बात कर लेते हैं। नेस्टेड इफ की बात करते हैं, इफ के अंदर इफ डालते हैं हम लोग, तो इफ के अंदर इफ कोई स्टोर किया गया चीजें होती तो वो क्या होती है, आपका नेस्टेड में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मैं एक ब्लॉग यहाँ पे दिख रहा, तो इसका मैं एलिफ का दिखा देता हूँ आपको, फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्लो चार्ट आ गया, देखिए इसमें देखिए इफ का स्टेटमेंट चेक कर रहा है, अगर सही है उसके बॉडी का चीजें रन कर गई और प्रोग्राम चला गया। ये आप चेक किया, अगर उसके नहीं तो एलिफ वाला चेक करो, एलिफ वाला सही हुआ तो चलेगा, तो फिर प्रोग्राम रन। और वो भी गलत है, ये दोनों गलत हुए तो यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा, अगर सही हुआ उसके जो भी बॉडी के अंदर चीजें होंगी रन हो जाएंगी। अदरवाइज तो एल्स तो हमेशा रन ही होगा। अगर ये तीनों ही गलत हो गए तो एल्स तो रन कर जाएगा। और आप जानते हैं नेस्टेड मतलब होता है कि अगर एज दिया है 18 है, अगर आप 18 से बड़े हैं, अगर उस बराबर है तो आएगा। और यहाँ पे देखिएगा, अगर सिटीजन बोल रहा है, सिटीजन पूछ रहा है, अगर सिटीजन आप इंडियन है तो यहाँ पे वोट दे सकते हैं, ठीक है। आप कंडीशन, यहाँ पे भी कंडीशन देना चाहिए, बट यहाँ नहीं दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे कंडीशन देना चाहिए कि अब इंडियन है कि नहीं है, तो आप चेक कर लेता, ठीक है। तो चीजें यहाँ पे और रन कर जाएगा, ओके। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, जिसे लूप कहते हैं। लूप मतलब होता है, इटरेटिव मतलब होता है, इटरेशन मतलब होता है किसी चीज को बार बार रिपीट करना। जैसे सब साइकिल हम चलाते हैं तो साइकिल जो होता है चक्का, उसका बार बार अपना चीजों को गोल गोल घूमता रहता है, चीजें चलती रहती चलती रहती चलती रहती चलती है। बाइक की बात करें, सब चीजें ऐसी ही होती हैं। तो इटरेटिव चीजें वो होती हैं जो बार बार रिपीट करें। जैसे हम लोग को एक होता है कि स्कूल जाना, रोज बार बार जाते हैं, वही इटरेटिव चीजें होती हैं जो बार बार हम लोग करें। लूप आर यूज व्हेन यू नीड टू परफॉर्म द सेम टास्क मल्टीपल टाइम। सेम टास्क को आप मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना चाहते हैं, सेम ही टास्क को आप मल्टीपल टाइम्स करना चाहते हैं परफॉर्म, तो आप किसका यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। अब लूप दो टाइप्स के हैं, आप खुश हो जाइए, मतलब सही बात है, आप बिल्कुल खुश हो जाइए कि आपको सिर्फ दो टाइप्स के लूप पढ़ना है। पाइथन में सिर्फ दो टाइप्स के लूप है। आप जरूर पूछेंगे तो क्या मतलब, ये क्या और भी ज्यादा टाइप्स के लूप होते हैं क्या? बिल्कुल, आप कहा जाए तो एक टाइप का और लूप होता है, आप समझ जाइए। तो कौन सा होता है ये पूछेंगे ही कि बताइए तब कौन सा होता है, कहाँ होता है, पाइथन में होता है? तो नहीं, पाइथन में नहीं होता, तो किस में होता है? तो जावा और आपके सी में और सी प्लस प्लस में, उसमें होता है आपके कितने, तीन टाइप के लूप होते हैं, फॉर, वाइल और तीसरा डू वाइल। तीन टाइप के आपके लूप होते हैं, कितने टाइप के, तीन टाइप के लूप हो गया। तो जो फॉर लूप होता है ना, उसको हमें पता रहता है, कितना इटरेशन इसको चलना चाहिए, कितना इटरेशन चलना चाहिए हमें पता है कि इटरेशन चलना चाहिए, बट हमें पता है कि इतना बार हमें लूप को चलाना है, तभी हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं, है ना। लिखा है यूज फॉर डेफिनेट इटरेशन, इट बेस्ट व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स टू रन। हमें पता है कि हमें कितनी बार रन करवाना है, तभी फॉर लूप का यूज करते हैं, है ना। और फॉर एवरी आइटम्स इन दिस लिस्ट, जैसे हमें पता है कि मान लीजिए हमें पता है आइटम्स 10 साइकिल, जी मतलब पता है इतना रखिए, फॉर लूप हमें तभी यूज करते हैं जब हमें पता रहता है कितना बार रन करवाना है, ठीक है। और एक और बताता हूँ, और डू वाइल भी बता दूंगा क्या होता है। वाइल लूप क्या होता है, ये हमारा यूज फॉर डिफिनिटेशन, हमें पता नहीं था कितना बार चलने वाला, इनडिफिनिट टाइम चलने वाला है, कितना टाइम चलना है, हम कंडीशन दिए रहते हैं, हम लोग क्या दिए रहते हैं, कंडीशन दिए रहते हैं। अगर कंडीशन सही है, तब तक कंडीशन सही है, तब तक लूप हमारा चलेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स, हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब कंडीशन ट्रू है तभी ये लूप चलेगा, अदरवाइज अभी जिसका एग्जांपल सारा लिखा हुआ, सारा एग्जांपल। एक डू वाइल भी बताता हूँ, डू वाइल कैसे काम करता है। डू वाइल काम करता है, डू ऊपर लिखा रहता है, वाइल नीचे लिखा है। जैसे वाइल में कंडीशन देते हैं, उसमें भी वाइल में कंडीशन देते हैं, बट नीचे देते हैं। एक बार वो क्या होता है, लूप रन कर जाता है, फिर जब नीचे आता है ना, लूप रन करने के बाद ना, तो नीचे जब पहला इटरेशन रन कर जाता है, फिर जब नीचे आता है ना, कंडीशन चेक करता है, और फिर अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एक बार तो रन कर ही आ रहता है। इन कहते हैं इसको इंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, मतलब पहले इंटर करते ही आपका कंडीशन चेक हो जा रहा है, लेकिन उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, कि उसमें लास्ट में कंडीशन चेक होता है। कैसा चेक होता है कंडीशन, लास्ट में चेक होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ओके। उसमें लास्ट में कंडीशन चेक होता है, मतलब तो उसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, उसको एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, मतलब ऐसा मतलब बताइए। तो इसमें तो एग्जिट कंट्रोल लूप ही नहीं है, तो आप लोग एंट्री कंट्रोल लूप ही पढ़ रहे हैं, इतना याद रखिए, खुश 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 हो जाइए, ठीक है।
ध्यान से सुनिए। उसके बाद अगला ट्रांसफर स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी वही बात है कि कोई हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि नहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, हम उसको कुछ चीज़ हटाना चाहते हैं, चाहे उसको रोकना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो हम लोग ट्रांसफर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जिसमें एरर ना आए, एरर ना आए, हम लेकिन रोकना चाह रहे हैं, है ना? उसके लिए यूज़ करते हैं। समटाइम्स यू नीड टू चेंज बिहेवियर द लूप व्हाइल यू ऑलरेडी रनिंग, प्रोग्राम रन कर रहे हैं, आप चाहते हैं उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, पाइथन प्रोवाइड कीवर्ड्स, है ना? कीवर्ड प्रोवाइड करता है। कौन से कीवर्ड्स होते हैं थोड़ा देख लिया जाए हम लोग, है ना? ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है और पास होता है, ठीक है? ब्रेक क्या होता है? स्टॉप द लूप इंटायरली, मतलब तुरंत लूप को आप खत्म करना चाहते हैं, रोक देना चाहते हैं। आप कब रोकना चाहते हैं, हम लोग क्यों रोकना चाहते हैं, ये भी तो जरूरी है, हमें जानना तो चाहिए भाई क्यों रोकना चाहते हैं, कब रोकना चाहते हैं, है ना? तो उसको रोकते कब हैं हम लोग, कब रोकना चाहते हैं कि हम लोग तब रोकना चाहते हैं कि हम लोग देखते हैं कि मतलब प्रोग्राम रन हो गया, चाहे चीज़ें हम कुछ चीज़ खोज रहे हैं, मिल चुका है, हम चाहते हैं उसको रोकना, तब उसको हम यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग एक आप लोग कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन अब ट्रू हो जाता है तो उसको ब्रेक कर देते हैं, वहीं पे कंट्रोल कर देते हैं, मतलब लूप हटा देते हैं। मान के चलिए कोई हम लोग एक लिस्ट बनाया है, लिस्ट में कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा रैंडम नंबर है, उसमें 5 खोज रहे हैं, है ना? लूप मतलब स्टार्ट होगा, मतलब 0 वाला एक्सेस करेगा, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 फिर 6, है ना? तो ऐसे बढ़ते जाएगा और जैसे ही लास्ट वाला मतलब जो जैसे ही हमारा 6 मिल जाएगा, तो मैं चाहता हूँ मिलने के बाद वो आगे अब फिर से लूप वहाँ तक ना जाए, है ना? वहीं पे अब रुक जाए, लूप हमारा खत्म हो जाए, तो वहाँ पे हम लगाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मतलब सर्चिंग के लिए कि हम लोग सर्च हो गया, जब चीज़ें मिल गई तो हम लोग रोकना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कब करते हैं? कंटिन्यू स्टेटमेंट का होता है कि हम लोग कोई स्टेप को स्किप करना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए कि मुझे कोई कहा कि आप मैं नंबर डाल रहा हूँ, आप उसमें से सिर्फ़ मुझे काम कीजिए कि सिर्फ़ ऑड नंबर प्रिंट करवाइए, इवन नंबर को हटा दीजिए। मैं कहा अच्छा, तो ऐसे कैसे करूँ मैं? तो कहा कि आप लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ की करके कर बताइए। तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ से आप लोग क्या करेंगे कि उसमें एक लूप लगाइए, उसके अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट एक कंडीशन के अंदर लगा दीजिए और उसमें क्या करेंगे, जब 100 जाएगा तो उसमें हमेशा जो भी लूप लगा दीजिए कि मॉडुलो ऑपरेटर लगा दीजिए कि जैसे-जैसे वो डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाता है तो कंटिन्यू कर दो। वो क्या करेगा, जो भी इवन नंबर वो कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब स्किप हो जाएगा और सिर्फ़ ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें ऐसे हो जाता है। अब विज़ुअल स्टूडियो कोड पे हम लोग जाते ना, तो मैं सारा चीज़ें करके दिखाता, लेकिन लेक्चर लेंथी नहीं होना चाहिए, लेक्चर छोटा ही होना चाहिए कि कभी समय थोड़ा-सा दिक्कत चल रहा है यहाँ पे, है ना? आस-पास बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्लाइट हो रहा है, तो चीज़ें उसमें दिक्कत हो रही थी, इसलिए ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बना रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कंटिन्यूटी रहे, पर डे लेक्चर जाए, इसीलिए मैं इसको बना दे रहा हूँ, ठीक है? पास्ट स्टेटमेंट क्या होता है, कुछ नहीं करता, बस ये चीज़ें होती है कि ये चीज़ें को बाद में प्रिंट करवाने में हेल्प करता है। अभी जस्ट डोंट क्रैश नाउ फॉर नाउ ऐसे होता है ना कि लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, ठीक है? आगे चलते हैं फिर से। फॉर लूप की बात हम लोग करते हैं, किसकी बात करते हैं, मतलब लूप की बात करते हैं। लूप में जानते हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं, तो लूप में पहला फॉर लूप है, तो फॉर लूप का यूज़ करते हैं हम, रेंज रेंज होता है, रेंज दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, चलता है। अगर मान लीजिए रेंज आपका सिर्फ 5 लिखा हुआ है, रेंज 5 लिखा हुआ है तो कहाँ तक काम रन करेगा, 0 से लेके सिर्फ 4 तक चलेगा। रेंज अगर 10 दिया हुआ है, सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है, रेंज के अंदर सिर्फ एक वैल्यू दी है 10, तो काम चलेगा 0 से लेके 9 तक चलेगा। अगर वहाँ पे 2 वैल्यू दी हुई हैं, अगर इनिशियल वैल्यू दिया है और एंडिंग वैल्यू दिया है, मतलब फिनिश जहाँ होता है वो वैल्यू दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है 1 और 6 दिया हुआ है, प्रोग्राम कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 6 तक चलेगा, रन करेगा, मतलब 6 भी प्रिंट होना चाहिए, नहीं, ये चलेगा सिर्फ 6 में से 1 माइनस कर दीजिए, आप 1 माइनस कर दीजिए 5, मतलब 1 से लेके सिर्फ 5 तक ही प्रोग्राम रन करेगा। अगर यहाँ पे एक और दिया है, एक और वैल्यू दिया है, एक और पैरामीटर दिया हुआ है, मतलब 1 भी दिया है, 6 भी दिया है और फिर कॉमा देके यहाँ पे 2 दिया है, मान लीजिए 1 प्रिंट होगा, फिर 2 नंबर स्किप करेगा, मतलब कि यहाँ पे 1 नंबर स्किप करके फिर हुआ तो 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर और एक स्किप करेगा, तभी अब क्या आ जाता है, स्टेप बढ़ जाएगा उसके, 2-2 स्टेप आगे लेगा वो, 2-2 स्टेप आगे लेगा और प्रिंट आपको करवाते जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ अभी कॉमा से डिफ़ॉल्ट में एक ही स्टेप ले रहा है, 1 के बाद डायरेक्ट प्रिंट करवा रहा है 2 फिर 3 फिर 4, तो एक-एक इटरेशन घूमते हुए जा रहा है, लूप ऐसे चलते हुए जा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे भी ऐसे ही करवाया हूँ मैं पाइथन। अगर एंड का इसलिए नहीं यूज़ करता मैं, एंड विथ का यूज़ नहीं करता, मैं जो प्रोग्राम होता है कैसे चलता, सबसे पहले लिखता P, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखता Y, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखता 10, फिर लिखता, फिर लिखता H लिखता, फिर O लिखता, फिर N लिखता। तो ऐसे चीज़ें लिखता। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई ऐसी चीज़ें ना हो, मतलब कि इतना बड़ा ना लिखे ऐसे, एक ही लाइन में लिखे। एंड का यूज़ करते हैं, ये क्या करता है कि न्यू लाइन से नहीं देता, न्यू लाइन नहीं देने देता। उसी लाइन में क्या होता है चीज़ें बढ़ते जाता है और यहाँ पे मैं यहाँ पे यहाँ स्पेस दिया हूँ, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है, स्पेस यहाँ पे बढ़ के आ गया है, ठीक है? ये समझ में आपको आ गया वो शायद से। अभी प्रोग्राम जितना ज़्यादा होता है तभी उतना चीज़ें समझ में आती है, तो रिवाइज़ है तो रिवीजन में इतनी चीज़ें सही रहती हैं, ठीक है? आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक लूप दिया हुआ है, आप समझ जाइए, यहाँ पे लूप कैसे दिया हुआ है। यहाँ पे आइए आप लोग, है ना? सबसे पहले आइए, यहाँ पे देखिए कंडीशन, मतलब यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, मतलब यहाँ पे रेंज दिया हुआ है।
रेंज जब गलत मतलब यहाँ पे चीज़ें जब गलत है, मतलब रेंज तक नहीं पहुँचे हम लोग। लास्ट आइटम जो दिया है ना, वो वहाँ तक रीच नहीं किए हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, लास्ट आइटम तक रीच हुआ है? नहीं, तो लूप चलेगा, एक और बार घूम के आया। फिर आएगा यहाँ पे चेक किया, लास्ट आइटम तक हम रीच किए हैं मतलब 2, दूसरे बार में 2 आया, 2 6 तक पहुँचा है? नहीं, फिर चलो। फिर यहाँ पे 3, लास्ट आइटम 6 तक पहुँचा है? नहीं। फिर यहाँ पे 4, फिर क्या लास्ट आइटम तक पहुँचा? नहीं। 5, लास्ट आइटम तक पहुँचा? नहीं। 6 लास्ट आइटम तक पहुंच गया, यस 6 लास्ट आइटम तक रीच कर गया, ये तो भाई सही हो गया। तो इधर आएगा और हमारा लूप क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। अगर वो भी नहीं पहुंच पाता तो फिर से एक बार लूप घूम के चलता है, फिर चलता है। ये स्टेटमेंट जो बीच वाला है ना, स्टेटमेंट ये रन कर रहा है ना? तो ऐसी चीजें समझ जाइए। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। एंट्री किया है ना, अंदर इंटर कर रहा है, मतलब आ रहा है लास्ट, देखता है लास्ट वैल्यू, देखता है कि रीच वहां पे पहुंचे कि नहीं, लास्ट वैल्यू ये वाला है ना पैरामीटर, ये चेक करता है। 6 है, पहली बार आया 1, 1 देखा क्या 6 तक है, 6 पहुंच गया, मतलब 6 के बराबर है? तो नहीं चला। 2 6 के बराबर है? नहीं, मतलब नहीं है ना, फॉल्स है, तो चला। फिर आया 3 6 के बराबर है? नहीं। 4 6 के बराबर है? नहीं। 5 6 के बराबर है? नहीं। और 6 6 के बराबर है? हाँ हाँ हाँ। तो अब तो भाई 2 हो गया, ये तो फॉल्स नहीं हुआ, तो ये यहाँ पे हमारी जो लूप क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक आपको सब कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ा जाए। ये आते हैं हम लोग वाइल लूप के अंदर आते हैं। फॉर लूप हो गया, वाइल लूप आ गया। वाइल लूप में कंडीशन होते हैं, यहाँ पे दिया है काउंट का वैल्यू 1 दिया है, कंडीशन दिया हुआ है 5। कितना बार चलेगा पता नहीं, हम लोग चेक करते हैं। कंडीशन 1, क्या ये 5 बराबर है या 5 से छोटा है? बिल्कुल सही है भाई, अभी 2 है, तो अंदर आया, चला, और काउंट का वैल्यू बढ़ गया, 1 हो गया, 1 से 2 हो गया। फिर आया, चेक किया क्या 2 जो है 5 से छोटा या 5 के बराबर है? हाँ भाई सही है, अभी भी सही है। फिर से चलेगा, काउंट का वैल्यू फिर प्रिंट होगा, फिर ऐसे चलते जाएगा, जब तक चलेगा जब तक क्या हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही 5 के बराबर हो जाएगा, है ना, और वो भी चलेगा। और जैसे 6 जब आएगा, यहाँ पे जब 6 आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मतलब 5 से बड़ा हो जाएगा। जैसे ही 5 से बड़ा होती है चीजें रन नहीं करेंगी। 5 से छोटा होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। 5 के बराबर तक मतलब 5 तक चीजें रन करेगा, और जैसे ही 5 के बाद 6 तक ये रन नहीं करेगा, 6 वाला चीज रन नहीं होगा, 6 में टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, स्टार्ट किया यहाँ से, कंडीशन चेक किया, अगर 2 है तो बार बार लूप चल रहा है, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। अगर गलत हुआ, फॉल्स हो गया, तो एल्स वाला चलेगा या फिर खत्म होगा। एल्स नहीं है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? खत्म हो जाएगा। जंप स्टेटमेंट देख लेते हैं। जंप स्टेटमेंट लगा दिया हूँ, इफ के अंदर लगाया हूँ जंप स्टेटमेंट। इफ रेंज दिया हूँ 1 से लेकर 10 तक दिया हूँ, तो 1 से लेकर 10 तक चलेगा नहीं, 1 से लेकर 9 तक ये लूप चलेगा, है ना। आई इज इक्वल टू 5, जब तक कि आई बराबर, जैसे ही आई का वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगा, ब्रेक होगा, लूप से हम लोग बाहर चले जाएंगे, है ना। और इसमें नेक्स्ट वाले में चलिए कंटिन्यू भी लगा दिया हूँ कि नंबर, इवन नंबर स्किप होता रहेगा। यहाँ पे इवन नंबर क्या हो रहा है? स्किप भी हो रहा है, ध्यान से देखिए, दोनों लगा दिया हूँ। यहाँ पे आया है, चला, पहला प्रिंट हुआ नहीं, इफ वाला नहीं, यहाँ चेक किया नहीं, और चीजें हमारी चल गई, मतलब जो आई का वैल्यू है प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। 2 ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो गया, हाँ 2 ये कंटिन्यू हो जाएगा। 3 ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, प्रिंट हो गया 3। 4 ये भी नहीं हुआ, क्योंकि ये तो हुआ नहीं बराबर ना, आई 4 के बराबर थोड़ी है, मतलब 4 5 के बराबर था, है नहीं, तो चलेगा। ये आया, चेक किया, 4 डिवाइड किया, हाँ भाई 0 आ जा रहा है, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, स्किप हो गया। 5 5 यहाँ कहा कि हाँ भाई बराबर है, ब्रेक नहीं, ब्रेक हो गया, सब कुछ रन नहीं करेगा, तो सिर्फ यहाँ क्या प्रिंट हुआ? 1, और सिर्फ 3 प्रिंट होगा, 4 और 5 या फिर 2 भी प्रिंट नहीं होगा। तो समझ में आई आप चीजें? समझ में आई होगी, नहीं आई तो फिर से बताता हूँ, फिर से एक लास्ट पर यहाँ बता दे रहा हूँ। आई का वैल्यू 5 चाहिए, अगर 5 हो गया, अगर आई का वैल्यू 5 आ गया तो ब्रेक कर जाएगा। और अदरवाइज यहाँ पे जैसे मॉडुलो ऑपरेटर है, रिमाइंडर जब 0 आएगा तब ये कंटिन्यू करेगा। 1 में ये बराबर नहीं है, ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे आएगा 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब कि इसमें कंडीशन नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा, 1 प्रिंट हो गया। तो आएगा, कंडीशन सही नहीं है भाई, बराबर नहीं है, 5 पे नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे आएगा, हाँ रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है, हाँ बराबर है, कंटिन्यू हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट होगा। ऐसे 3 चीजें आएंगी, 3 बराबर नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा, ये 3 प्रिंट हो जाएगा। 4 ये बराबर नहीं है आई के, हाँ नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 4 रखा जाएगा, 2 0 हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। और यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा? 4 प्रिंट नहीं होगा, है ना। तो चीजें आगे बढ़ेंगी, फिर 5 यहाँ पे आएगा, ब्रेक हो जाएगा, और चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएगी। चीजें यहाँ तक सिंपल से है, बहुत बहुत खत्म हो गया चीजें। आगे चीजें हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, चीजें देख लेते हैं ना, इतना चीज आपको समझ में आई है। लूप का देख लेते हैं, एक लास्ट है नो ब्रेक, यहाँ पे लगा है कि रन एल्स लगा हुआ है, कि यहाँ चीजें जब रन नहीं करेंगी, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा चीजें। आगे चलते हैं हम लोग, एक लास्ट वाला टॉपिक है, नेस्टेड वाला पढ़ लेते हैं हम लोग, देख लेंगे।
तो हम लोग बात करते हैं नेस्टेड लूप की, बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है एकदम, अब इसके बाद खत्म हो जाएगा। एक पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन भी है। नेस्टेड लूप इज अ लूप दैट रिसाइड इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होता है, अनदर लूप के अंदर रहता है। इन दिस स्ट्रक्चर द इनर लूप कंप्लीट्स ऑल इट्स इटरेशन फॉर द एवरी सिंगल इटरेशन फॉर द आउट लूप। सबसे पहले इसमें क्या कहना चाहता है कि दो लूप रहते हैं, लूप के अंदर लूप रहता है। पहला लूप अगर रन करता है तो दूसरा जो लूप होता है उसके अंदर वाला वो पूरी तरह से रन कर जाता है। फिर पहला लूप रन करता है, फिर जब उसके अंदर जाता है फिर से एक और बार वो अंदर वाला लूप रन करता है। मतलब अगर मान के चलिए ऊपर वाला 5 बार कर रहा है और नीचे वाला 3 बार कर रहा है, तो वो जो ऐसे सिर्फ ऊपर वाला जो है 5 टाइम ही रन करेगा। मतलब ऐसे देखिए, सिर्फ 5 टाइम ही रन करेगा, है ना? और ये कितना टाइम का रन करेगा, ये ध्यान से देखिए, अगर ये 5 टाइम रन कर रहा है ना, तो ये 5 5 जा 25 टाइम रन करेगा, इतना याद रखिएगा। अंदर वाला 25 टाइम रन करेगा, बाहर वाला सिर्फ 5 टाइम रन करेगा, इतना समझिए। ऐसा ऐसा देख लीजिए, अगर ये 3 टाइम रन कर रहा है और ये 5 टाइम रन कर रहा है, 15 टाइम रन करेगा। अंदर वाला 15 टाइम रन करेगा और बाहर वाला सिर्फ 3 टाइम रन करेगा, इतना याद रखिएगा। अब एक तो हम लोग क्वेश्चन बहुत अच्छा पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ, यह चीजें देख लेते हैं एक बार, है ना? क्या बता रहा है यहाँ पे, थोड़ा देखिए। फॉर आई इन रेंज दिया है, मतलब 1 से लेके 5, क्या 5 तक चलेगा या रेंज? नहीं, 1 से लेके 4 तक चलेगा, इतना याद रखिएगा। 1 से पहली बार में आई का वैल्यू रहेगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ वैल्यू। तो 1 एक ही बार चलेगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 स्टार प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एंड, मतलब क्या आ रहा है कि जब ये लूप चले ना, तो पहला बार में तो मतलब जब 2 बार इसमें यही लूप 2 बार चले ना, तो स्टार हो ना, नेक्स्ट लाइन प्रिंट ना हो, उसी लाइन में प्रिंट हो। तो वैसे ही अब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 प्लस 1 3, तो आई का वैल्यू क्या, मतलब यहाँ पे जे का वैल्यू हो जाएगा 1 और 2, मतलब 2 बार चलेगा ये लूप। अंदर वाला कितना बार लूप चलेगा, 2 बार, मतलब 2 स्टार प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे जो जे होगा ना, तो यहाँ देखिए, तो आई का वैल्यू 3, 3 प्लस 1 4, तो ये लूप कितना टाइम चलेगा, 3 टाइम चलेगा। कितना टाइम चलेगा, 3, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया। इसके बाद आइए आप लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं इसके बाद आई का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, क्योंकि ये 5 टाइम नहीं चलेगा। यहाँ पे आई सिर्फ कितना टाइम चलेगा, 4 ही टाइम चलेगा। अब आई का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। 4 प्लस 1 5, ये लूप कहाँ तक चलेगा, सिर्फ 4 टाइम चलेगा। मतलब जे कितना टाइम चलेगा, 4, स्टार कितना बार प्रिंट होगा, 4 बार, 4 टाइम प्रिंट होगा। 4 टाइम प्रिंट होगा, एक लाइन में इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये स्टेटमेंट कारण एंड स्टेटमेंट लगा हुआ है, इसलिए क्या हो रहा है, ये प्रिंट होते जा रहा है। और प्रिंट, बस ये चीजें यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो गया। यहाँ पे आप चीजें खत्म हो रही हैं। और आगे देखते हैं कि अगर आप लोग इतना चीजें देख रहे हैं, जब इतना चीजें देख रहे हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, अगर अगली चीजें चाहिए तो आप लोग बताइएगा मुझे, है ना? फीडबैक देना ना भूलें, बिल्कुल, है ना? फीडबैक आप लोग दीजिए, ठीक है?